और कुंभ का आपको वो पता है क्या स्लोगन क्या है? आओ हम सबके पुण्य फले, मिलकर हम सब कुंभ चले। मेरे एक बच्चे ने बोला एक बार, यूएस का बच्चा था कि सर जब से रामायण क्लास करी है आई एम चेकिंग आउट माय प्लास्टिक हीरोज, मतलब वो स्पाइडरमैन बिकॉज़ एट इंडियंस एज सनातनीज वी हैव रियल हीरोज, मुझे प्लास्टिक हीरो की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा हिंदू लोग रूम में नहीं प्रेयर करते हैं ना, हमको तो बड़ी सी मूर्ति चाहिए, माला चाहिए, खूब सारे गाने बजाने, शोर चाहिए, तब हम पूजा करते हैं। वैसे रूम में बैठ के नहीं करते पूजा। मेडिटेशन के लिए ठीक है, योगा मेडिटेशन के लिए वो तो हम कहीं पे भी कर लेंगे, लेकिन वी आर लाइक ए वेरी कलरफुल संस्कृति है ना। सब बोरिंग सा, वो तो पूरा यूरोप तो ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल यूरोप बोरिंग भी लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर है। आप वहाँ किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाए, 3 कलर दिखेंगे, ब्लू ब्लैक व्हाइट ग्रे, ये 3-4 कलर। वहाँ पे आप कुछ ऑरेंज बनेगा, आपको लगे ये इतना कलरफुल आदमी क्यों आ गया, येलो ब्लू पिंक क्यों आ गया वहाँ पे। आई हैव 2 किड्स, अभिराम एंड नक्षत्रा। नक्षत्रा 6 साल की है बेटी मेरी, और अभिराम इज 11 ईयर्स। वो दोनों आज तक स्कूल नहीं गए। जब ये लोग मतलब कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, हम कुरुक्षेत्र में गीता डिस्कस कर रहे थे, विच इज सच अ एलिवेटेड टेक्स्ट की जिसपे पीएचडीज करते हैं लोग। तो बस हमें उस सभ्यता पे वापस जाना है। तब जब हम घर में होते थे तो यूपी मतलब बत्ती नहीं आएगी। अगर हम घर में 5 सदस्य हैं तो 5 पंखे होंगे हाथ से चलने वाले। उसका अपग्रेडेशन क्या होगा? घुमाने वाला पंखा आ गया है, दैट्स अपग्रेडेशन कि ऐसे वाले से घुमाने वाला पंखा आ गया। अब चाइनीज फैन आ गया, अब खुलने वाला। ये आपकी लाइफ में ये इनोवेशन थी बस। अब इनोवेशन क्या है कि अच्छा अब हम कौन सा इलेक्ट्रिकल गैजेट खरीद सकते हैं। अब आपकी जो हेल्प होगी घर में, उसके घर में भी वो पैसे जुगाड़ करके वॉशिंग मशीन ले लेगी, क्योंकि जिससे वो एक काम और पकड़ पाए, जिससे अपने घर के कपड़े वो वॉशिंग मशीन में धो पाए। कुंभ क्या होता है, कुंभ मेला क्यों लगता है, उन्हीं 4 जगह में क्यों लगता है, समुद्र मंथन की क्या स्टोरी है, कल्पवासी क्या होता है, क्या केवल साधुओं के लिए कुंभ है, क्या ग्रस्त लोग फैमिली वाले लोग भी जा सकते हैं, मैं क्या करूंगा वहां जाके। कुंभ शब्द का मतलब क्या है, कुंभ हो कब से रहा है, अभी योगी जी ने शुरू करा दिया या फिर प्राचीन काल से? पता लगता है वो तो ऋग्वेद में उसका मेंशन है, रामायण में उसका मेंशन है, रामचरितमानस में उसका मेंशन है। और उस पानी में जिसमें वो नहा के गए हैं उसमें दिव्यता लेना वाली, जिसमें समुद्र मंथन के समय अमृत गिरा था, और अब जो हमारे तपस्वियों का जो तप है वो भी उसमें समाहित हो जा रहा है। उस नदी में नहाना भी एक बहुत सुंदर बात है, बहुत डिवाइन बात है। इसलिए जाइए, जरूर जाइए, सब लोग जाइए। वो स्पाइडरमैन की कॉमिक पढ़ रहा है, वो पोकेमॉन की कॉमिक पढ़ रहा है, वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है, तो मैं अपने कंटेंट को उस फॉर्मेट में दे सकता हूँ क्या? ओह वाओ, फॉर्मेट उनका, कंटेंट मेरा। तो मैंने फिर रामायण के अराउंड क्रॉसवर्ड पजल्स, जिक्सॉ पजल्स, वर्ड सर्च पजल्स, क्विजिंग, मतलब ही मस्ट बी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड यंगेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। मैं सोच के बोल रहा हूँ ये बात। आपको लगा वर्ड की कहाँ तुलना करना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे एक पॉलिटिशियन बता दीजिए वर्ड का जो 19 साल उसकी नेशनल पार्लियामेंट में रहा हो अपनी कंट्री की, और 8 साल उसके सबसे बड़े सूबे, स्टेट, काउंटी जो भी बोलते हैं दुनिया में, उसका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उसका हेड रहा, और ये सब करने के बाद वो 50 to 53 ईयर्स का हो। जब तक मैं अपना एक्टिव जीवन खत्म हूँ तो ऐसे 10-20 हज़ार बच्चे हों जो पॉडकास्टर हों, पॉलिटिशियन हों, एंटरप्रेन्योर हों, डॉक्टर हों, लेकिन उनको रामायण महाभारत गीता ऐसे आती है जैसे वो स्कॉलर हों, उसके वो अपने लाइफ में जीते हों, वो अपने लाइफ के डिसीजंस रामायण महाभारत गीता के बेस पे लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स? बिकॉज मुझे याद है पहले जब हम जाते थे तो 7-8 बजे के बाद हमें निकलने नहीं दिया जाता था बाहर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता था। जो फादर्स होते थे वो अपने घर आके जॉब के बीच से, मतलब कोई बैंकर हुआ, घर आएगा, लड़की को ट्यूशन छोड़ेगा 3 बजे, फिर 5 बजे जब वो ऑफिस खत्म होगा तो लेते हुए जाएगा। मतलब ट्यूशन नहीं जा सकती थी लड़की अपने आप, अपनी बाइक या स्कूटी में। अब तो स्कूटियां में घूम रही हैं लड़कियां उत्तर प्रदेश में। एक बार मैं एक चैनल का लाइव कर रहा था बनारस में, और मैं कार में बैठा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के लोग, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अत्याचार हो रहे हैं। मैंने बस वो कैमरा टर्न करा, मोबाइल से मैं लाइव कर रहा था, और वो भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी चल रही थी, कुछ ग्रुप्स में, कुछ अकेली चल रही थी। रात के 10 बजे का लाइव था वो तो मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी किया। तो यूपी से वेरी डिफरेंट सिटी, तो 7-8 बजे जैसे जो लाइफ खत्म हो जाती थी, अब वो 24/7 लाइफ है। उसको हमने फॉर्मल स्कूल बना दिया। उसको मैंने ऑनलाइन कोरोना में ऑफर करना शुरू करा। अभी मैं कम से कम 20 देशों के 4000 बच्चों को डायरेक्ट रामायण पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन। मतलब नॉट वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने मेरे से, दे पेड माई ऑर्गेनाइजेशन, एंड मतलब उन्होंने मुझसे या तो 2 दिन से लेकर 10 दिन का कोर्स किया है। नाउ मैं प्रोफेसर हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका फ्लोरिडा में, जहाँ मैं ऑनलाइन कोर्स लेता हूँ एडल्ट्स के। मतलब मैं, आई बीइंग 45 इज द यंगेस्ट देयर, वहाँ बुढ़े लोग आके कोर्स करते हैं। मैं कम से कम 200-250 लोगों को स्कॉलरली पूरा 1 क्रेडिट कोर्स 30 आवर्स का करा चुका हूँ रामायण का। क्योंकि हमको तो रोज गाली पड़ती है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी। मतलब if I can use the word माँ बहन की गाली पड़ती है। जैसे आप डिबेट से निकलते हैं तो 10 लोग तारीफ के मैसेज भेजते हैं, तो 10 लोग गाली के मैसेज भेजते हैं।
आज की मोदी सरकार हर चीज़ पे पेटेंट फाइल कर रही है, Wow. जिससे हमारी सारी इनहेरेंट जो चीज़ें हैं, जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम की चीज़ें हैं, वो प्रोटेक्ट रहें। तो मेरे ख्याल से इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रोटेक्ट करना भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए फ़ायदेमंद है। जो सबसे पुराना नॉलेज सिस्टम है, जिसने इतनी लंबी सभ्यता दी, जी, उससे लर्न करना, उससे प्रोटेक्ट करना, तो मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी का कॉज होना चाहिए, इंडिया का कॉज नहीं होगा। जैसे अयोध्या का मंदिर है, वो टेम्पल उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बोर्ड के पास है, वो मैनेज करते हैं। जो उससे पैसा आएगा वो क्या करेगा, उससे गुरुकुल खोलेंगे, उससे आयुर्वेद का अस्पताल खोलेंगे, उससे यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उससे रामायण का म्यूजियम खोलेंगे। वो सरकार के वापस चला गया तो सरकार तो टैक्स से ले रही है ना। पर एक्चुअली ऑफ लेट है ना, बहुत सारी चीज़ों को जो भी की जा रही है हमारे कंट्री में, उसको समहाउ सनातनी धर्म से बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। एंड इट इज़, कहीं वो बहुत वेल रिसीव्ड है और कहीं उसको बहुत ऑफेंसिवली लिया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली एंड पर्सनली हमारे लाइफ में एज इंडियन सिटीजन्स क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन सारी चीज़ों का, ये जो बदलाव हो रहे हैं, हाउ मच ऑफ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस पर्सनली? देखो, राहुल गांधी के लिए क्या है, मैं राहुल गांधी को बीच में लिया क्योंकि उनका कोटेशन मुझे बहुत इरिटेट करता है। जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, जो लोग मंदिर जाते हैं वो दिव्यता के साथ लौटते हैं, वो एक एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के साथ लौटते हैं, वो एक एलिवेटेड मोरालिटी के साथ लौटते हैं। तो अच्छी बात है ना, धार्मिकता होना अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन पे कम दबाव आएगा अगर देश धार्मिक होगा, तो कम क्राइम होगा अगर व्यक्ति धार्मिक होगा। अच्छी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है मोदी जी की, उसमें एक IKS एक चीज़ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, कैसे हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, कैसे हमारे यूथ तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मैंने एक पूरी सीरीज, ब्लू वन इंक एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसके साथ शुरू करी है। 2 किताबें आ चुकी हैं। पहली है रामायण फॉर एवरी चाइल्ड, उसकी टैगलाइन है टेकिंग रामा टू एवरी होम, और दूसरी है ये मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ अनुकुम। अभी मैं एक किताब हनुमान चालीसा पे करूंगा, एक किताब महाभारत पे करूंगा, एक किताब गीता पे करूंगा। वो कह रहे हैं अरे बाबा तो ये कुंभ कर रहे हैं, केवल कुंभ में जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वो 3 लाख की इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट ने, मतलब पूरी हमारी सभा ने सेलेक्ट करा है, इज नॉट अ रैंडम पिक। अब तुम्हारे विम्स एंड फैंसीज पे आई कांट चेंज माय किंग, राइट? कुछ छोटा मोटा मांग लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे गेस्ट हैं शांतनु जी, शांतनु गुप्ता जी। इनका नाम एक्चुअली किसी भी तरह का कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये बहुत वेल नोन फिगर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं अबाउट यूपी के पॉलिटिक्स। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं जो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स ला रही है, बहुत ही हाई सेलिंग बुक है वो। इन्होंने अभी बच्चों के लिए नई किताबें लिखना शुरू की है, जैसे कुंभ के ऊपर एक किताब है, वो रामायण के ऊपर किताबें लिख रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उसे बनाया है विथ डिफरेंट गेम्स, क्विज, कलरिंग ऑप्शंस। बहुत मज़ा आया मुझे आज के पॉडकास्ट में। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे एजुकेशन के बारे में, बच्चों को आज कैसा एजुकेशन मिल रहा है और कैसा मिल सकता है, और NEP के बारे में हमने बात की, IKS के बारे में हमने बात की। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। मैंने आज बहुत लर्निंग की। कुंभ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और उसकी वजह से मैंने तो मन बना लिया कि मैं कुंभ जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कई लोग भी कुंभ जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। सर हेलो, वेलकम टू द एडी शो। कैसी हैं अर्चना? मुझे लगा था ये ऐड लिखा है, पता लगा ये आंचल दुबे है। आंचल दुबे, बढ़िया है। अभी आपकी टीम से बात करी, हाँ। गोरखपुर, जौनपुर, पूरा उत्तर प्रदेश आपने मुंबई में बसा रखा है, अच्छी बात है। तो सर मैं भी तो उत्तर प्रदेश की हूँ। उत्तर प्रदेश की बताइए, गोरखपुर, जौनपुर, एक बजरंगबली के यहाँ से, कर्नाटका। अच्छी टीम है आपकी। बताएं। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू हैव यू ऑन माय शो, एंड मैंने एटलीस्ट इतना नियर फ्यूचर में तो नहीं सोचा था। मैं इमेजिन करती थी कि मैं आपसे क्या क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड आई गॉट द चांस टू आस्क यू क्वेश्चंस फाइनली। सर वी विल स्टार्ट विथ योर जर्नी फर्स्ट, बिकॉज आपकी जर्नी मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगती है। कहाँ पढ़ लिया आपने? नहीं, बहुत कुछ है आपके बारे में पढ़ने के लिए सर। सिर्फ आपने लिखा है वही नहीं है सर, आपके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है। तो सर आपकी एजुकेशन, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, यूपी से, छोटी सी जगह से। यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, एंड देन फ्रॉम देयर आपने आज जो एजुकेशन अचीव किया है इन डिफरेंट, आपने जमशेदपुर में पढ़ाई की, देन यू वेंट इंटरनेशनल ऑल्सो, आपने यूके में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में आपने फेलोशिप की अभी रिसेंटली। सर ये सारी पढ़ाई करके एंड देन यू केम बैक एंड यू डिड समथिंग इन द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, और जो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आया है बहुत सारी चीज़ों में। तो सर फर्स्ट आई वांट यू टू स्टार्ट विथ रामायण स्कूल। क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सोच के आपने उसे स्टार्ट किया, एंड व्हाट आर द आउटकम दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड?
देखिए रामायण स्कूल तो मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू किया था। आई हैव 2 किड्स, अभिराम एंड नक्षत्रा। नक्षत्रा 6 साल की है बेटी मेरी, और अभिराम इज़ 11 ईयर्स। वो दोनों आज तक स्कूल नहीं गए। Okay. 11 और 6 के, देर होम स्कूल्ड। सो मी एंड श्वेता माई वाइफ, वी आर होम स्कूलिंग। मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, तेलुगु है। Okay. और वो क्यों स्कूल, मतलब स्कूलों से मुझे क्या दिक्कत थी? 2 दिक्कतें थी। एक तो मुझे लगा स्कूल इज क्रिएटिंग मीडियोक्रिटी, क्योंकि जब मुझे एक्सेलेंस लेना है तब तो मैं कोचिंग जा रहा हूँ। क्योंकि मैं स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, मुझे या तो सीओट का एग्जाम देना है डीयू में किसी, तो उसके लिए मैं कोचिंग जा रहा हूँ। मुझे आईआईटी जाना है, उसके लिए मैं कोचिंग ले रहा हूँ। मुझे नीट जाना है, मेडिकल करना है, तो कोचिंग ले रहा हूँ। डिज़ाइन में जाना है, निफ्ट एनआईडी, तब मैं कोचिंग ले रहा हूँ। मुझे आर्मी जाना है, कोचिंग ले रहा हूँ। स्कूल तो मुझे फिर प्रिपेयर ही नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए। मैं फिर रोज के 7-8 घंटे 12 साल क्यों अपने वेस्ट करूँ? और मुझे वो अधार्मिक भी बहुत लगता है। उसकी हिस्ट्री, वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स का जो बेंट है, इट्स अ वेरी वेस्टर्न लेफ्टिस्ट बेंट। तो मैंने कहा सब तो घर में और अच्छे से पढ़ाया सकता है। तो मेरे बच्चे कर्नाटिक म्यूज़िक सीखते हैं, कर्नाटिक वायलिन सीख रहा है अभिराम, संस्कृत पढ़ते हैं, वैदिक मैथ्स पढ़ते हैं, रोबोटिक्स भी पढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उसने 2 बार वर्कशॉप कर सकती है, बल्कि एक फिल्म में भी उसने रोल भी किया है। और ट्रैवल करते हैं, मतलब मैं जब जाता हूँ तो मैं किसी नेता मंत्री से मिलने जाता हूँ तो वो भी मेरे साथ होता है। कई बार मुझसे पूछते हैं सर आपके साथ कोई असिस्टेंट आएगा? मैंने कहा माय सन इज माय असिस्टेंट। तो मैं ही ट्रैवल्स विद मी इन लॉट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज। 1-2 घंटे वो बोर होता है कॉन्फ्रेंस में, फिर 2 दिन वो मुझे कहीं ले जाता है। तो उसके चक्कर में मैं बच्चा बन जाता हूँ। नहीं तो मैं चेन्नई जाता हूँ, मैं कहाँ जू जाऊँगा और मैं कहाँ वाटर पार्क जाऊँगा अकेले। तो हम दोनों बहुत जाते हैं। अभी बच्ची बड़ी हो रही है तो वो भी ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो एज अ फैमिली वी ट्रैवल अलॉट, राइट। मैं जैसे आपने कहा लास्ट ईयर ऑक्सफोर्ड में था फेलोशिप के लिए, आखिरी 15 दिन मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और उसने आपको लंदन बुला लिया। तो इस ट्रैवल के कारण चलते आंचल जी, माय किड्स आर वेरी सेंसिटिव कल्चरली ऑल्सो। सेंसिटिव मतलब नॉट सेंसिटिव मतलब कि जैसे वो साउथ में जाएंगे उनको पता है ये साउथ है, उनका खाना है, उनका पहनावा है। वो नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, दे विल नेवर मेक अ कल्चरली इंसेंसिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हम आधी बात कल्चरली इंसेंसिटिव क्यों बोलते हैं? अरे ये तो मद्रासी है, अरे ये तो हाथ से खाते हैं, अरे ये तो चिंकी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उनके बारे में। एक बार आप जानेंगे तो नेवर यू विल मेक अ डेरिवेटरी टर्म, क्योंकि यू विल स्टार्ट लविंग देम। एवरी कल्चर इन इंडिया इज सो अमेजिंग। वो हमको पता नहीं होता, दूर से हम एक हल्की सी टीवी में कुछ देख के भी मेक अ डेरिवेट। तो इसलिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। आधा सीख तो जैसे हम जब कभी एयर ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन ट्रैवल करते हैं, सारी थिंग मेरा बेटा मैनेज करता है। मतलब कौन सी टिकट है, कौन सी सीट है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। तो मतलब हाँ, ही इज आवर ट्रैवल मैनेजर ऑल्सो। तो ट्रैवल से सीख रहे हैं वो। यही सिखाते सिखाते मैंने सोचा रामायण कैसे पढ़ाऊँ इनको। अब वो तो भाई मुरारी बापू की कथा तो नहीं सुनेंगे वो, लेकिन आई वॉन्ट देम टू हियर मुरारी बापू कथा। उसके लिए उनको एपेटाइजर देना पड़ेगा कि वो उसके लिए एपेटाइट बने। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा ये क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। वो स्पाइडरमैन की कॉमिक पढ़ रहा है, वो पोकेमॉन की कॉमिक पढ़ रहा है, वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है। तो मैं अपने कंटेंट को उस फॉर्मेट में दे सकता हूँ क्या? ओह वाओ, फॉर्मेट उनका, कंटेंट मेरा। तो मैंने फिर रामायण के अराउंड क्रॉसवर्ड पजल्स, जिक्सॉ पजल्स, वर्ड सर्च पजल्स, क्विजिंग। एक बार हमने क्या करा, दिवाली पार्टी करी बच्चों के लिए। मतलब जो अपने कॉलोनी के बच्चे होते हैं, बर्थडे तो सब करते हैं, तो बड़ा इनोवेटिव लगा। मैं दिवाली पार्टी बच्चों की हो रही है, 15-20 बच्चे आ गए। तो मैंने कहा यार मैं क्विज करता हूँ। कह रहा पापा हिम्मत लेके बैठ जाओ ना, मतलब बच्चों को ना बोरिंग सा क्या क्विज लेके बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा ट्राई कर लेते थे, और वो क्विज वाज हिट। तो देन ही केम, मैंने कहा कैसी थी इसे, अरे ये तो हिट हो गई। तो बच्चों को बताया, उनको राम के क्वेश्चन पूछा, किड्स आर वेरी एक्साइटेड। पर हमने अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं कभी। तो यार ये रामायण की क्विज क्यों करेंगे घर में बुला के बच्चों को? वो जो मैजिक शो और वो कबूतर निकालना और चूहा निकालना, वही करते रहते हैं, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। उसके बाद से हम हर इवेंट में हम लोग दिवाली पार्टी, देवी पार्टी, महाभारत पार्टी, ये सब करते रहते हैं। घर में बच्चे आते हैं, उसी टाइप के गेम्स बना लेते हैं। और उसमें देखो आपको फन नहीं लूज करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चों को प्रीची या बोरिंग बना दो, बट इस चीज़ों में भी फन है ना। हमने कभी अटेम्प्ट ही नहीं करा, हमने कभी सोचा ही। वो करते करते इतना प्यारा कंटेंट डेवलप हो गया, उसको हमने फॉर्मल स्कूल बना दिया। फिर उसको मैंने ऑनलाइन कोरोना में ऑफर करना शुरू करा। अभी मैं कम से कम 20 देशों के 4000 बच्चों को डायरेक्ट रामायण पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन। मतलब नॉट वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने मेरे से, दे पेड माई ऑर्गेनाइजेशन एंड मतलब उन्होंने मुझसे या तो 2 दिन से लेकर 10 दिन का कोर्स किया है। नाउ मैं प्रोफेसर हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका फ्लोरिडा में, जहाँ मैं ऑनलाइन कोर्स लेता हूँ एडल्ट्स के। मतलब मैं आई बीइंग 45 इज द यंगेस्ट देयर। वहाँ बुढ़े लोग आके कोर्स करते हैं। मैं कम से कम 200-250 लोगों को स्कॉलरली पूरा 1 क्रेडिट कोर्स 30 आवर्स का करा चुका हूँ रामायण पर, जो मेरी बच्चों को सिखाने से शुरू हुई थी जर्नी। दैट मेड मी अ रामायण एक्सपर्ट नाउ। मेरी पेंगुइन से रामायण पे बुक आ चुकी है। अभी मैंने ब्लू ऑन विंग्स से एक बच्चों की रामायण की किताब करी है। सो इन दिस होम स्कूलिंग जर्नी आवर होल फैमिली इज लर्निंग।
पहले क्या होता, अदरवाइज क्या होता है भाई, बच्चों को तो आउटसोर्स कर दिया हमने स्कूल को, और हम अपना टीवी में लगे, कहते हैं मी टाइम चाहिए। मी टाइम कुछ नहीं, वो रील टाइम है। अब क्या, हम भी बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, हम भी ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जिसमें बच्चे आ पाए। हम लोग भी मतलब हॉर्स राइडिंग सीख रहे हैं, हम चारों सीख रहे हैं जाके, स्विमिंग सीख रहे हैं तो कम से कम कोई एक पेरेंट जाके सीख रहा है। दैट्स द बेस्ट, कि आप बच्चे के साथ बच्चा बनो ना, नहीं तो आप उसके साथ, तो उससे क्या वो बच्चों की बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे अभी अभिराम ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप करी संडे क्लब, है ना। मैं उसके साथ 1 घंटा जाता था, 1 घंटा आता था, पूरी वो सुनाता था क्या हुआ, फन हुआ, हमने जो करा, मैंने ये करा वो करा, देन बिकम फ्रेंड्स, पार्टनर विद देम। तो ये हमारी होम स्कूलिंग जर्नी, और उसी का एक बाय प्रोडक्ट है रामायण स्कूल। वाओ। तो सर, आज अगर किसी को, लाइक आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, इफ समबडी विशेस कि उनके बच्चों को भी ये मिल सके, सो इज देयर एन ऑप्शन फॉर एनीबडी टू? देखिए, अब क्या करने लगे, पहले हम रिटेल सेशंस करते थे, हम क्यूरेटेड सेशंस करते हैं। क्यूरेट मतलब आप क्यूरेट कर दीजिए सेशन, आप 30 बच्चे इकट्ठे करिए, एंड वन ऑफ अस, मी और वन ऑफ माय ट्रेनर्स विल कम एंड डू अ वर्कशॉप। ऑनलाइन 1-2 घंटे की वर्कशॉप भी है, और 5-6 दिन की वर्कशॉप भी है। मतलब जैसे रामायण में 6 कांड है, तो वी वांट कि एक दिन 1 कांड की क्लास हो केवल। ओके। जैसे हम स्टार्ट करेंगे बाल कांड से, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। तो राम जी के बर्थ से रावण के मरने तक, उसमें फिर क्या लेसन्स हैं, उसमें एक्सरसाइजेस, उसमें गेम्स, इससे क्या सीख सकते हैं, एक एक कैरेक्टर से क्या सीख सकते हैं, राम से क्या सीख सकते हैं, माता सीता से क्या सीख सकते हैं, दशरथ से क्या सीख सकते हैं। उसमें हम गेम्स बनाते हैं उनके नाम, उनके चैलेंज करते हैं कि तुम होते तो क्या करते, राम जी तो ये करते, तुम क्या करते। तो जैसे एक मैं हर बार पूछता हूँ कि कैकेयी ने मांगा कि भाई राम को भेज दो 14 साल के लिए वनवास, और भरत को बना दो राजा। यस। तुम होते तो क्या करते। यूटिलिटी क्वेश्चन बताओ, डोंट ट्राई टू गिव अ गुड आंसर ना। तुम क्या करते, तुम्हारा प्रॉमिस है, तुम मतलब प्रॉमिस फॉलो करते या अपना राज्य बचाते, क्योंकि यू आर लूजिंग अ किंग लाइक राम, राइट। और आपको जो दुख होगा वो तो अलग है। इतना दुख था कि दशरथ मर गए, उसके बाद दशरथ डाइड, वियोग में मर गए, वो अपने पुत्र के वियोग में मर गए। एंड 80% ऑफ द किड्स से कि हम तो नहीं मानते ये प्रॉमिस। हम कहते हैं यार छोड़ो ये सब, मतलब दिस आर विम्स एंड फैंसीज, राम ही राजा रहेगा। उसको पूरी पार्लियामेंट ने, मतलब पूरी हमारी सभा ने सेलेक्ट करा है, ही इज नॉट अ रैंडम पिक। अब तुम्हारे विम्स एंड फैंसीज पे आई कांट चेंज माई किंग, राइट। कुछ छोटा मोटा मांग लो, है। लेकिन फिर मैंने कहा, दशरथ ने क्या कहा, दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब हमारी लाइफ में हमारे पूर्वजों के लिए प्रॉमिस इतनी बड़ी चीज थी, और हम तो यहाँ चुटकियों में प्रॉमिस तोड़ते हैं। झूठ बोलना तो हमें इतना अच्छा आ गया है कि कोई बोलेगा कि हाँ निकल गए, हाँ कैब में बैठे, मोबाइल से कैब की आवाज भी बजा के दिखा देंगे। हम तो एक्सपर्ट हो गए झूठ बोलने के ना। हम तो दिन में इतने झूठ बोलते हैं, शाम को लिखेंगे तो पन्ने बढ़ जाएंगे। और हम लोग कैजुअल झूठ बोलने लगते हैं आजकल ना। हैबिट ही नहीं कि अपने आप को ऑड ना लगे, हम लेट क्यों हो गए, हम सो के नहीं उठे, मतलब कई बार सो रहे हैं तो आवाज सी करके, हाँ कैसा है, जैसे लगी फ्रेश है आवाज, सो नहीं रहा था मैं। तो हम तो रोज के प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, केवल प्रॉमिस मेंटेन करने के लिए, मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। आज तो आप कोर्ट्स में चले जाइए, मतलब चेक बाउंसिंग से लेकर पति पत्नी, भाई भाई, माँ बाप, सब कोर्ट में बैठे हैं सब। प्रॉमिस तो पहले केवल वचन पे, मतलब व्हेन दशरथ एक्सप्लेन्ड हिमसेल्फ, ही सेड कि अगर मैं प्रॉमिस तोड़ दूंगा ना तो समाज में लोग कहेंगे दशरथ ने प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं कौन हूँ। फिर तो सब प्रॉमिस ही तोड़ते रहेंगे। मतलब सुबह मैं इनसे कुछ कहूंगा, शाम को मैं चीट कर दूंगा इनको, ये आपस में चीट कर देंगे। देखिए समाज कोर्ट से और पुलिस से नहीं चलता ना, समाज सामाजिक व्यवस्थाओं से चलता है। बिल्कुल। जो मैंने आपसे कहा है कि मैं यहाँ पे आके आपसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं आऊँ ना 2 घंटा, आप बैठे रहो अपना सेटअप लगा के, ठीक है। तो प्रॉमिस से चलता है ना भाई, मैंने एक वचन दिया, मैंने उसको ऑनर करा, आपने एक वचन दिया, आपने उसको ऑनर करा, इसी से समाज चलता है। आप कोर्ट में तो जाएंगे नहीं मेरे अगेंस्ट में, पुलिस में तो जाएंगे नहीं मेरे अगेंस्ट में। अगर समाज में प्रॉमिस या वचन की एक कोरम टूट जाए तो इसको मेंटेन करने के दशरथ अपने पुत्र को भेज दिया। कैन यू इमेजिन दैट? अपने पुत्र को इसलिए भेज दिया जिससे समाज में प्रॉमिस कीप करने की परंपरा। अगर इस बात को आप स्मार्टली बताएं बच्चों को ना कि भाई तुम तो अभी प्रॉमिस तोड़ दे रहे थे 5 मिनट पहले, देखो दशरथ ने क्या करा। तो प्रॉमिस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से हमने पूरी रामायण को, और बीच में कुछ गेम्स, पपेट्स बनवाने देते हैं, बच्चे यूट्यूबर बन जाते हैं हमारे। वो पपेट से रामायण का सीन इनैक्ट करते हैं, पपेट्स बना के, कभी खुद। तो बेसिकली आइडिया है कि कुछ कुछ करके उनको ये ना लगे कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, बट बाय द एंड दे बिकम रामायण स्कॉलर्स। मतलब मेरा आइडिया है कि ऐसे जब तक मैं संन्यास लूँ मतलब हमारे यहाँ तो संन्यास आश्रम होता है कि 60 साल के बाद जब तक मैं अपना एक्टिव जीवन खत्म करूँ, तो ऐसे 10-20 हज़ार बच्चे हों जो पॉडकास्टर हों, पॉलिटिशियन हों, एंटरप्रेन्योर हों, डॉक्टर हों, लेकिन उनको रामायण महाभारत गीता ऐसे आती है जैसे वो स्कॉलर हों उसके, वो अपने लाइफ में जीते हों, वो अपने लाइफ के डिसीजंस रामायण महाभारत गीता के बेस पे लेते हो। और वो बने भी इसलिए थे, ये टेक्स्ट इसलिए बने थे कि भाई आपकी लाइफ में कुछ भी होता, अच्छा राम जी क्या करते हैं यार इसमें, अच्छा कृष्ण क्या करते हैं, अच्छा गीता में क्या कहा है। दैट शुड बी योर डेली लाइफ कोड। वो आपकी प्लेबुक होनी चाहिए कि आई गो बाय रामायण, आई गो बाय गीता।
वो उनका इतना इंटरनलाइज हो जाए, दैट्स माय स्मॉल एम इन लाइफ। तो उसकी वजह से रामायण स्कूल शुरू हुआ। सो दे शुड बी योर लीड, जिसको आप देखते हो, आपके रोल मॉडल। दे शुड बी, बल्कि मेरे एक बच्चे ने बोला एक बार, यूएस का बच्चा था, कि सर जब से रामायण क्लास करी है आई एम चेकिंग आउट माय प्लास्टिक हीरोज, मतलब वो स्पाइडरमैन और उसको, बिकॉज एट इंडियंस एज सनातनीज वी हैव रियल हीरोज, मुझे प्लास्टिक हीरो की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहा आई चेक्ड ऑफ माय स्पाइडरमैन एंड कैप्टन अमेरिका, नाउ हनुमान जी, बल्कि कंपनीज आर कमिंग अप नाउ, दे शुड मेक फिगरेंस ऑफ हनुमान जी, राम जी, वो उससे बच्चे खेले, उसका वॉर बनाए, है ना। मतलब हमारे तो शत्रु भी इतना एलिवेटेड है कि उसके गाने हमारे विष्णु टेम्पल में बजते हैं। इससे खतरनाक बात हो सकती है कोई? जटा टिवी गलव शिव तांडव सोतम, वो लिखा रावण ने, म्यूजिक कंपोज रावण ने करा, उस पर नृत्य भी रावण ने करा। मतलब वो कोई गली का गुंडा नहीं था, वो भी एक विद्वान पंडित था। मतलब राम का जो शत्रु है उसका भी लेवल देखिए आप, वो तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बस उसको ईगो आ गया उसमें केवल, है। लेकिन बाकी तो वो प्रकांड पंडित था। विश्वनाथन आनंद ने एक ब्लॉग में लिखा है कि जो चेस का गेम है वो रावण ने इन्वेंट किया। वो मतलब अपनी वाइफ के साथ टाइम पास में चेस खेलता था। कैन यू इमेजिन दैट? जो टाइम पास में चेस खेल रहा है उसका मेंटल थिंकिंग कितना हाई होगा। वो आयुर्वेदाचार्य था, वो अर्क शास्त्र में था, अर्क निकालना, तुलसी अर्क निकालना। वो एरोनॉटिक इंजीनियर था, उसने विमान शास्त्र पढ़ के, वो तो उसने कौन सा उड़ाता था, पुष्पक तो उसने चुराया था, लेकिन पुष्पक जैसे उसने 10 और बना दिए थे। तो उसके बाद विमान शास्त्र, तो इतना बड़ा स्मार्ट आदमी था वो, तो उसको उससे भी सीखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल है। और उससे ये भी सीखने जैसा है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या फिर शक्तियां आने के बाद आपको कैसे कहते हैं ना, कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे सीखने जैसा है। तो एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि आई एम चेकिंग आउट द प्लास्टिक हीरोज, बिकॉज हमारे यहाँ तो शत्रु भी रावण जैसा है। हाँ, उससे सीखने जैसा है। कितना पावरफुल है। मतलब मुझे तो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लगा, मैंने डाला भी था अपने किसी रील पे, वो बहुत वायरल हुआ था वो। सर, आपका अभी मुझे रिसेंटली पता है अबाउट अ बुक ऑन कुंभ, एंड यू हैव मेड दैट बुक वेरी क्रिएटिवली, जो आपने मुझे दिखाया है। देखिए, कॉपी रखिए ना, आप मुझे दिखाएं तो मैं उसको समझाता हूं। प्लीज सर। एक ये किताब है मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ और कुंभ मेला। कुंभ मेला शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कई सेशंस लिए, किसी स्कूल कॉलेज में गए, तो मैंने उसको एक तरह से इमिटेट कर दिया। तो हो क्या रहा है इसमें, ऐसे आपको मेरी सारी किताबें दिखेंगी। हाँ, उसमें डायलॉग्स होंगे, पिक्चर होंगे। एक स्कूल में योगी आदित्यनाथ जी गए हैं और बच्चे उनसे कुंभ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुंभ क्या होता है, कुंभ मेला क्यों लगता है, उन्हीं 4 जगह में क्यों लगता है, समुद्र मंथन की क्या स्टोरी है, कल्पवासी क्या होता है, क्या केवल साधुओं के लिए कुंभ है, क्या ग्रस्त लोग, फैमिली वाले लोग भी जा सकते हैं, मैं क्या करूंगा वहां जाके, कुंभ शब्द का मतलब क्या है, कुंभ हो कब से रहा है, अभी योगी जी ने शुरू करा दिया या फिर प्राचीन काल से? तो पता लगता है वो तो ऋग्वेद में उसका मेंशन है, रामायण में उसका मेंशन है, रामचरितमानस में उसका मेंशन है। फिर क्या करा, पहले तो डायलॉग में बच्चों को पढ़ने में मजा आया। जैसी किताब खत्म हुई आंचल जी, उसमें आपको पजल्स दिखने शुरू हो जाएंगी, वर्ड सर्च पजल्स, फाइंड द डिफरेंस। या होता है 5 गलतियां निकालो, क्रॉसवर्ड पजल, बच्चे क्रॉसवर्ड पजल करते हैं, क्विज़ेस उसके अराउंड, राइट। उसमें कलर द पिक्चर, ये तो मेरी पिक्चर आ गई, हाँ, कलर द पिक्चर। तो आइडिया ये है कि जब तक वो किताब को खत्म करें, एक तरह से कुंभ घोट लिया उन्होंने और उनको पता भी नहीं लगा, राइट। ये किताब मैं योगी जी को देके आया अभी, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम आई मेट विद फैमिली रिसेंटली। कुंभ से मैंने कहा एक बार कुंभ शुरू हो गया था, हिल बी सुपर बिजी फॉर 2 months, तो मैं फैमिली के साथ गया। ये प्रति आपके लिए है। और मेरा आइडिया ये कि देखिए, करोड़ों लोग कुंभ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जा रहे हैं, तो उनको पता लग जाए कुंभ हमारी कितनी बड़ी परंपरा है। कुंभ इज नथिंग बट अ ग्रैंड कॉन्फ्रेंस। सारे ऋषि साधु भारत के अलग अलग कोनों में बैठ के कुछ रिसर्च कर रहे हैं, मेडिटेशन की रिसर्च कर रहे हैं, इनर नॉलेज की रिसर्च कर रहे हैं, योगा की, प्राणायाम की, आयुर्वेद की, अलग अलग विधाओं की रिसर्च कर रहे हैं। वहां पे आके वो ग्रैंड नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, खुद आपस में भी मंथन कर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। मतलब जो फैमिली वाले लोग आ रहे हैं, जो गृहस्थ लोग आ रहे हैं, तो उस ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के बारे में कितना प्यारा इंस्टीट्यूशन बनाया है भारतीय परंपरा में कि अपनी अपनी नॉलेज लेते रहो और फिर उसको हर 6 साल बाद, हर 12 साल बाद, कभी प्रयाग में आके, कभी हरिद्वार में आके, कभी उज्जैन में आके, कभी नासिक में आके, 4 जगह कुंभ होता है हमारे। इन जाके शेयर करते रहो, जाके सीखो। तो उसको मैं कैसे बच्चों तक पहुंचा पाऊं, बल्कि अच्छी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है मोदी जी की, उसमें एक IKS एक चीज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, कैसे हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, कैसे हमारे यूथ तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मैंने एक पूरी सीरीज, ब्लू वन इंक एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसके साथ शुरू करी है। 2 किताबें आ चुकी हैं। पहली है रामायण फॉर एवरी चाइल्ड, उसकी टैगलाइन है टेकिंग रामा टू एवरी होम, और दूसरी है ये मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ और कुंभ। अभी मैं एक किताब हनुमान चालीसा पे करूंगा, एक किताब महाभारत पे करूंगा, एक किताब गीता पे करूंगा, जिससे लोगों को लगता है कि हनुमान चालीसा इज नॉट जस्ट
हनुमान चालीसा मतलब 40 उसमें चौपाइयाँ हैं, केवल हाँ। 40 चौपाइयाँ और 3 दोहे नहीं है, उसमें एग्जैक्टली एसेंस क्या है, वो क्या रहा है, क्या उसका छंद है, उसका क्या मीटर है, उसमें हनुमान जी क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुलसीदास हनुमान जी के कैरेक्टर के थ्रू आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हनुमान चालीसा इतना पावरफुल टेक्स्ट है जो तुलसीदास ने 500 साल पहले लिखा होगा। देखिए आज हनुमान चालीसा इज द वर्ल्ड्स मोस्ट संग सॉन्ग, ये पता है आपको बात? नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा गाया जाने वाले गाना है। मतलब वो क्या लोग है ना, लड़की साउथ की सूर्य गायत्री जो हनुमान चालीसा कर्नाटिक म्यूजियम गाती है, उसको 100 मिलियन व्यूज है, क्योंकि रोज वो रिचुअल है, सुबह उठेंगे वो टीवी में लग जाएगा, वो आपके यूट्यूब में लग जाएगा, वो आपके अलेक्सा पे लग जाएगा। तो वो क्यों इतना संग सॉन्ग है, क्यों इतना पावरफुल है? मतलब तुलसीदास जी ने जो नॉर्थ में बैठ के लिखा, वो साउथ से लेकर वो अपने आप में इंटीग्रेट करता है। हनुमान चालीसा एक ऐसा भजन सॉन्ग मंत्र है जो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हर मंदिर में गाया जाता है। आप तो कहते हैं अरे साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है, वो हर देवी के मंदिर में भी हनुमान चालीसा गाई जाती है। उसकी बल्कि रिदम और मीटर अलग हो जाती है। साउथ इंडियन रेंडिशन देखेंगे वो थोड़ा कर्नाटिक म्यूजियम में होगा, नॉर्थ इंडियन देखेंगे अनूप जुलाटा स्टाइल में, वो अलग अलग स्टाइल में, लेकिन उसके वर्डिंग, उसके शब्द, सब शब्द सेम है। तो उस पर मैं किताब कर रहा हूँ। ऐसे महाभारत का जो एसेंस है उस पर कर रहा हूँ। बच्चे क्या सीखे महाभारत से, गीता का जो है, गीता बहुत ही डेंस टेक्स्ट है, उसको बच्चों के लिए कैसे उन 18 चैप्टर्स को जो कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में हरियाणा में सुना है, उनको बच्चों के लिए कैसे प्रेजेंट किया जाए, उनको मैं IKS की पूरी एक सेट बना रहा हूँ। इस साल के अंत तक, मेरे ख्याल से इस साल शुरू हुआ है, अच्छे कुंभ के नोट पे शुरू हुआ है। राम मंदिर के 1 साल पूरे होने के नोट पे शुरू हुआ है। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके नोट पे शुरू हुआ है। हमारे फॉरेन पार्टनर्स भी अच्छे आ गए। ट्रंप ने आज शपथ ली है, 20 तारीख है आज, 20 जनवरी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अच्छे नोट पे शुरू हो रहा है। तो मेरा भी मन है कि मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को देश विदेश के जो पहले भारतीय बच्चे, जो भारतीय मूल के बच्चे हैं, और फिर इतना बड़ा नॉलेज सोर्स है तो सबके पास होना चाहिए, वहां तक पहुंचे, ये अटेम्प्ट है। वाह सर, एक्चुअली ऑफ लेट है ना, बहुत सारी चीज़ों को जो भी की जा रही है हमारे कंट्री में, उसको समहाउ सनातन से, सनातनी धर्म से बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। एंड इट इज़, कहीं वो बहुत वेल रिसीव्ड है और कहीं उसको बहुत ऑफेंसिवली लिया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली एंड पर्सनली हमारे लाइफ में एज इंडियन सिटीजन्स क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन सारी चीज़ों का? ये जो बदलाव हो रहे हैं, हाउ मच ऑफ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस पर्सनली? देखिए पिछले 10 साल में हमने अपने आप में, भारत में और भारतीयता में, इंडिया एंड इंडियननेस में जितना प्राइड लेना शुरू करा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले हमारा प्राइड केवल एक चीज में था, इंडिया की क्रिकेट टीम कहाँ मैच जीत के आती है, या थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं हम बाहर जाके किसी और स्पोर्ट्स को खेल लेते हैं, लेकिन अभी भी वो मतलब 90% जो फोकस है वो क्रिकेट में है ना। अब तो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम कि हम और कुछ भी बहुत जीतने लगे ओलंपिक में मेडल, क्योंकि आपको प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन बाकी हम चीज में प्राइड ही नहीं लेते थे। इंडिया का आप कोई भी टूरिज्म ब्रोशर देखिए 2014 से पहले का, या यूपी का 2017 से पहले का, उसके कवर पेज में बताइए गेस वर्क क्या होता था? किसी भी टूरिज्म ब्रोशर कवर पेज पे क्या होता था? ताजमहल, स्टैंडर्ड। मतलब भारत का टूरिज्म ताजमहल से शुरू होता था और ताजमहल पे खत्म हो जाता था। बिल्कुल। अब उसमें साउथ के मंदिर हैं बड़े बड़े, अब उसमें काशी विश्वनाथ है, उसमें अयोध्या है, उसमें कुंभ का मेला है, उसमें पुष्कर का मेला है, उसमें कामाख्या देवी का टेम्पल है, उसमें हमारे यहाँ तो मेले इतने बड़े बड़े हैं। आप पुरी का मेला देख लीजिए, जो पुरी में रथ यात्रा निकलती है, पुरी का मंदिर आप जाइए, मतलब मंदिर के अंदर भोजन होता है वहां पे, मतलब हमारे यहाँ हर जगह कुछ कुछ है। इतनी सुंदर जगह है। आपको नॉर्थ वाले तो तरसते हैं साउथ आके मंदिरों के लिए। मैं तो साउथ जाता हूँ, आई गेट टेम्पल हैंगरी, हमारे तो सब तोड़ दिए। हमारे तो औरंगजेब का फरमान था कि जब मैं घोड़े या हाथी या रथ पे बैठ के निकलूं तब मुझे कोई मंदिर नहीं देखना चाहिए। तो घोड़े की हाइट कितनी हुई? मान लिया 1-1.5 मीटर 2 मीटर, उस पर औरंगजेब की हाइट और मान लो, तो यानी कि एक फ्लोर, यानी 10 फीट से ऊपर कोई मतलब एक फ्लोर हमारा, उससे ऊपर कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ में कोई मंदिर ही नहीं है। आप एक मंदिर बताइए जो नॉर्थ में एंशिएंट मंदिर कौन सा? नो, नॉट एट ऑल। अयोध्या का मंदिर और अक्षरधाम दिल्ली में, ये 2 बड़े मंदिर है नॉर्थ में। और कृष्ण जन्मभूमि वो भी नया, मतलब जो अभी वाला कंस्ट्रक्शन है वो तो नया कंस्ट्रक्शन है। हमारे कोई बड़ा विशाल मंदिर नहीं है ना। नहीं। साउथ में तो मतलब मैं भी कहाँ गया मैं, बेलगावी, हाँ कर्नाटका में, बेलगावी, हाँ बेलगावी, एक इवेंट के लिए गया। जैसे ही उतरा मैंने कहा यार कोई बड़ा टेम्पल ले चलो। हाँ सर, वो शिव जी का कपिलेश्वर मंदिर है, 1200 साल पुराना। मतलब ही वाज वेरी कैजुअल अबाउट इट। 1200 साल इज लाइक 1200 साल के तो पत्थर छूने में भी आपको एक गूज़बम्स आएंगे। 1200 साल से कितने अरबों लोग यहाँ पे, मतलब कितनी एंटिक्विटी उसमें समाहित है वहाँ। तो मतलब मुझे बार बार एक जोक याद आता है। मैं स्विट्जरलैंड में था 1 साल, आई वाज वर्किंग विद क्रेडिट स्विस बैंक, बल्कि मैं जोक भी करता हूँ, मेरा भी स्विस बैंक अकाउंट था, सैलरीड अकाउंट था, लेकिन बोल तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक गोरा मेरा कलीग था, वो आया अपनी फैंसी सी कार लेके कि मैं आपको अपने
मैं आपको एक बड़ा फोर्ट दिखाऊंगा, एक बहुत पुराना फोर्ट है। चलो भाई आएगा, तो सैटरडे संडे अपनी कार लेके आया, ड्राइव अच्छी थी, एक फोर्ट वगैरह, ये 90 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। मैंने कहा मेरे दादाजी का घर है 90 साल पुराना यार। मतलब 90 साल इज नॉट ओल्ड फॉर इंडिया। यहाँ तो मतलब साउथ में तो किसी भी गांव में 500 साल तो नया माना जाता है। तो उतनी पुरानी सभ्यता है हम लोग। हमको टेम्पल आर्किटेक्चर, अभी मैं एक चंद्रहास हलाई जी हैं, बल्कि मुंबई में, आपको उनके साथ कभी पॉडकास्ट करना चाहिए, अमेजिंग गाय। उन्होंने इंडियन मैथ्स को, मैंने कहा मैथ्स क्यों होती थी, जैसे 4+4 8, केवल ये करने के लिए नहीं 8 है, मुझे उससे कुछ करना है ना। मतलब वो तो उससे मैं या तो कुछ किसी को नापूंगा ना 8। तो मैंने कहा हमारे यहाँ होती क्यों थी मैथ्स का, तो उसका मेन रीजन था एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अच्छा दिन देखना, उसके हिसाब से काम करना, और दूसरा टेम्पल भी एस्ट्रोलॉजी को के सिंक में थे। तो जो पूरी मैथ्स का नीड था वो एस्ट्रोलॉजी और टेम्पल आर्किटेक्चर की वजह से। अब ये बात कितनी मजेदार है, हम मतलब ये 2 फंडामेंटल बेसिस थे जिसके बेस पे आपको नंबर्स की जरूरत थी। बिल्कुल। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई, उनके एक मित्र हैं नीलेश ओक, और भी कई लोगों ने, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। पूरी रामायण में 24,000 श्लोक है। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 4-5 साल लग जाएंगे, मतलब आप रोज 1 घंटा भी पढ़ेंगे मीनिंग के साथ। उसमें 550 श्लोक ऐसे हैं जिसमें तारों की पोजीशंस बता रखी है। वो भी कैजुअल, मतलब राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, वो सीता माता पर ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नक्षत्र यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब उनके सोचो एक साइड कॉन्वर्सेशन भी इतने इंटेलेक्चुअल थे। मतलब जो राम और सीता में प्रेम प्रसंग की बात है, उसमें भी तारों की स्थिति बात कर रहे हैं वो लोग। जैसे कहते हैं ना, देखो कि ये मून यहाँ जा रहा है, वो आज ये दशा थी, वो दशा थी, वो बिल्कुल इतने क्लियरिटी में है कि उन 550 श्लोकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन पोजीशंस को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर में मैप किया है और उससे एग्जैक्ट डेटिंग निकाल ली है कि किन 14 सालों में स्थिति आई होगी। कैन यू इमेजिन हाउ स्मार्ट ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने लिखा होगा, और नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस थे। ये सभ्यता है हम लोग। मैं तो बार बार विदेश में जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई विदेश में तो कपड़े पहनना, लड़कियों को वोट डालने की व्यवस्था, मतलब कुक करके खाना बनाना, टॉयलेट जाके, टॉयलेट्स नहीं थे वहां पे 100 साल पहले, वो क्या वो डेवलप बहुत जल्दी हो गए, चुरा यहाँ से चुरा के ले गए, टेक्नोलॉजी भी और पैसा भी, तो डेवलप जल्दी हो गए। जब ये लोग मतलब कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी। हम कुरुक्षेत्र में गीता डिस्कस कर रहे थे, विच इज सच अ एलिवेटेड टेक्स्ट की जिसपे पीएचडीज करते हैं लोग। तो बस हमें उस सभ्यता पे वापस जाना है। हमें वो वेस्टर्न सभ्यता में थोड़ा मजा डांस डूंस करना है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बोरिंग हो जाओ, लेकिन आपको बीज तो यहीं से आया हर चीज, आपका स्टार्ट यहीं पे है। जो कोई भी आप सर्जरी का टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका रेफरेंस सुश्रुत से ही आता है। जिसने पहली सर्जरी दी, जो पहला मेडिसिन आती है, वो आपको चरक ने दी। पहली जो हम आजकल कहते हैं कि प्रिवेंटिव जो केयर है, मतलब योगा करके, एक्सरसाइज करके, वो पतंजलि ने दी। देखिए अलग अलग किसी भी भाषा में जो भाषा की ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है, कि उसमें वर्ड होंगे, उसमें नाउन होंगे, उसमें एडजेक्टिव होंगे, उसमें एडवर्ब प्रोवर्ब होंगे, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो अष्टाध्यायी लिख के पाणिनि ने दी हमें। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल ज्ञान है वो भारतीय परंपरा से आया है, और इसलिए हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम में जाना पड़ेगा। उसको टैग कर दिया तो सनातनी है, सनातनी तो बुरा क्या है भाई, वही सबसे पुरानी संस्कृति है। बिल्कुल। तो उस संस्कृति से सीखना तो सबके लिए अच्छा है ना। मतलब जिस हल्दी को आप पेटेंट लेना चाह रहे हो आज, जिसको वेस्ट पेटेंट लेना चाह रहा है, वो तो मेरी नानी कहती थी जुकाम हो तो हल्दी का दूध पी लो, चोट लगा तो हल्दी का दूध पी लो। हमारे यहाँ हल्दी खाना, काली मिर्च खाना, मसाले खाना जो हमारे खानों में है, तभी कोरोना का जो प्रभाव दुनिया ने झेला, हमने नहीं झेला। हमारे यहाँ तो काढ़ा पी के हमने अपने आप को स्ट्रांग रखा। तभी इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेस्ट से आधा भी नहीं था। हम क्यों सस्टेन कर गए? क्योंकि हमारे खाने जो हम खा रहे हैं, घर में हमारी सब्जियां जो बन रही हैं, हमारी जो दाल बन रही है, उसमें जो तड़का पड़ रहा है, उसमें जो जीरा पड़ रहा है, हल्दी पड़ रहा है, उसकी नानी दादी ने हमारी उसकी साइंस पे उस पर पेपर नहीं लिखा, उस पर कोई साइंटिफिक, जिसको यूएस ने वैलिडेट करा हो, लेकिन हम कर रहे थे। आज वही हो रहा है। आज की मोदी सरकार हर चीज पे पेटेंट फाइल कर रही है, जिससे हमारी सारी इनहेरेंट जो चीजें हैं, जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम की चीजें हैं, वो प्रोटेक्ट रहे। तो मेरे ख्याल से इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रोटेक्ट करना भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए फायदेमंद है। जो सबसे पुराना नॉलेज सिस्टम है, जिसने इतनी लंबी सभ्यता दी जी, उससे लर्न करना, उससे प्रोटेक्ट करना, तो मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी का कॉज होना चाहिए, इंडिया का कॉज नहीं है वो केवल। वाओ, आपने मुझे बहुत, ये सब्जेक्ट था जिससे मैं बहुत सेंसिटिविटी वाला सब्जेक्ट मान रही थी, सो नाउ इट इज बिकम समथिंग ऑफ प्राइड फॉर मी, कि आई शुड टेक प्राइड कि अगर सनातन धर्म के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में इस तरीके से बातें हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया तो प्राइड ले रही है ना, वो अपने अपने कल्चर में प्राइड ले रही है। आज नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, ओबामा से मिलते हैं, ट्रम्प से मिलते हैं,
वो वहाँ पे ताजमहल नहीं गिफ्ट करते, जो स्टैंडर्ड गिफ्ट था इंडिया का, आज वो भगवत गीता देते हैं। आज वो नॉर्थ का साउथ का कोई क्राफ्ट लेके जाते हैं कि भाई ये क्राफ्ट हमारे बुनकरों ने बनाया, ये टॉय हमारे बुनकरों ने बनाया, ये मूर्ति हमारे बुनकरों ने या हमारे शिल्पकारों ने बनाई। ये टेक्स प्राइड, क्योंकि इंडियन आर्ट तो बहुत पुरानी है, तो टेक प्राइड इन इंडियन कल्चर। वाह, ये तो बिल्कुल आपने पहले के टाइम की बात बताई, जब हम स्टोरीज में सुनते थे कि राजा जब अपने यहाँ से जाते थे तो अपने यहाँ का कोई एक कुछ अच्छा सुंदर सा कोई चीज वो ले जाते थे। ताजमहल, हमारा सब कुछ ताजमहल कह रहा हूँ, एवरीथिंग ब्रांडिंग ताजमहल। कोई बाहर से आएगा तो ताजमहल में फोटो खिंचा के बाहर चला जाएगा। अब मोदी जी तो मीटिंग्स भी कराते हैं, आपको याद है चाइनीज प्रीमियर को तमिलनाडु के एक मंदिर में ले गए थे। उन्होंने शिंजो आबे, अब तो वो उनकी डेथ हो गई, शिंजो आबे को आरती कराई उन्होंने बनारस के घाट पे ले जाके। वो अपने कल्चर में, देखिए मैं एक फेलोशिप में, शिवनिंग फेलोशिप में 3 महीने ऑक्सफोर्ड में था पिछले साल 2023, पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल 2023 में। ऑक्सफोर्ड का अपना ऑफिशियल चर्च था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। वहाँ के जो 30 कॉलेज थे उनके अंदर एक चैपल था, उनका एक चैपलिन था, उनका क्वायर ग्रुप था, मतलब भजन मंडली ऑफिशियल। कोई सेकुलरिज्म की डिबेट नहीं हो रही है वहाँ पे। वो हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहे हैं वहाँ पे, उस कमरे में जिसमें जीसस की मूर्ति टंगी है, उसमें सेकुलरिज्म की क्लास चल रही है। हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, भाई उनका कल्चर है। मतलब हमें कहते हैं कि भाई आप मेजॉरिटेरियनिज्म फैला रहे हैं इंडिया में, हिंदू के हिसाब से समाज चल रहा है। ऐसा तो हर जगह होता है। पूरे यूरोप में 10 दिन की क्रिसमस की छुट्टी क्यों थी भाई? एज ए हिंदू मुझे भी वहाँ पे 10 दिन की छुट्टी, मैं तो नहीं मना रहा, मैं क्यों 10 दिन की छुट्टी मनाऊं? पूरा यूरोप डेड हो जाता है। 25 तारीख से 5 तारीख तक या 22 तारीख से 22 दिसंबर से 1-2 जनवरी तक होल यूरोप इज डेड। वहां कुछ होता ही नहीं है, आप कोई काम नहीं करा सकते अपना वहां पे। ईस्टर की फिर छुट्टी हो जाती है। हमें सिखा रहे हैं कि मेजोरिटी के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए। आपका भी तो मेजोरिटी के हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर तो बाइबल पे ओथ लेते हैं सारे। आपको अभी ट्रम्प की ओथ हुई, he went to a particular church in Washington DC। वो प्रोटोकॉल का पार्ट है। और वो आज तक के 100 के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, दे गो टू अ पर्टिकुलर चर्च वॉशिंगटन डीसी में। वहाँ पे एक पूरा प्रक्रिया होती है जो वहाँ के प्रीस्ट कराते हैं, उसके बाद वो ओथ लेने जाते हैं। और वो ओथ किस पे होती है? बाइबल पे। हमारी ओथ किस पे होती है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। और वो हमें सिखा रहे हैं सेकुलरिज्म। तो कई बार हमें सीखना पड़ेगा कि वो लोग अपना तो पूरा कर रहे हैं कि मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, तुम मत करो, तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम हिंदू, यू डोंट लिव ए हिंदू लाइफ बट आई विल लिव ए क्रिश्चियन लाइफ। उसके बारे में क्वेश्चन मत करना। मतलब वहाँ की जो यूके की जो अपर हाउस है, मतलब हमारा राज्यसभा का इक्विवेलेंट, उसमें 22 पोजीशन बिशप्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इससे बड़ी कोई मतलब हिपोक्रेसी हो सकती है? मतलब वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को लिख देते हैं कि जो 22 नाम आप देंगे, और वो अपना पूरा गाउन वाउन पहन के पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब कल मोदी जी कह दें कि जो 13 बड़े अखाड़े हैं जो कुंभ में है, उनमें से एक व्यक्ति राज्यसभा में रिजर्व्ड है। सड़कों पे हो हल्ला बच जाएगा। बिल्कुल, कैसे हो सकता है? ये तो सेकुलरिज्म, ओह माय गॉड। यूके बच जाते हैं, लंदन में पूरी सेल्फी खिंचा के आते हैं उसी वेस्टमिंस्टर अबे के सामने, जिसके अंदर सेकुलरिज्म की हत्या हो रही है। लेकिन तब बहुत फैंसी है। इंडिया में नहीं हो सकता वो। तो अपने लोगों को तो पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं है। मैं वहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल में गया, वो जो प्रिंसिपल थे वो बताने लगे है ना कि वहाँ से वो भी पढ़े हैं, हमारे ऋषि सुनक भी स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन इमेजिन कि कितना एलीट स्कूल हो, वहाँ पे बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और चीफ वहाँ के जस्टिस पढ़े हैं। तो बताने लगे कि भाई हमारे लड़के तो अनबीटन हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में। जैसे हम हर स्कूल अपने प्राइड लेता है ना कि हमारे लड़कों तो कोई क्रिकेट में नहीं हरा पाया, और एकदम से उनके मुंह से निकल गया कि कल क्वायर का कंपटीशन हमारे बच्चे जीते। क्वायर क्या होता है? जो क्रिश्चियन सिंगिंग होती है, जो रिलीजियस क्रिश्चियन सिंगिंग होती है ना। जैसे मैं कहूँ भजन मंडली हमारी फर्स्ट आई, हमारे कल रामधुन के लड़के फर्स्ट आए। हमारे यहाँ कोई रामधुन के लड़के, हमारी कोई हमारा बैंड है। हमारे स्कूल में जो बैंड होते हैं वो भी वेस्टर्न गाने गाते हैं। वो हमारा क्वायर ग्रुप फर्स्ट आया। तो जैसे ही आया उनको भी पता लग गया कि उनको मेरे बारे में पता था। उनको मेरे से गलत निकल गया। मैंने कहा तो मैंने थोड़ी एक्टिंग, क्वायर ग्रुप, ओ अच्छा इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल। तो कह रहे नो, एकदम से वो बैकग्राउंड, नो वी आर ऑल, नो वी आर। मैंने कहा अच्छा क्वायर ग्रुप है आपका फॉर्मल? नो दैट्स लाइक ए कल्चरल थिंग। मैंने कहा आपको तो बाहर चर्च भी है, उस स्कूल के अंदर चर्च है। तो मैंने कहा चर्च भी, नो वी आर फॉर ऑल फेथ, हमारे यहाँ हर रूम है। मैंने कहा हिंदू लोग रूम में नहीं प्रेयर करते हैं ना, हमको तो बड़ी सी मूर्ति चाहिए, माला चाहिए, खूब सारे गाने बजाने, शोर चाहिए, तब हम पूजा करते हैं। वैसे रूम में बैठ के नहीं करते पूजा। मेडिटेशन के लिए ठीक है, योगा मेडिटेशन के लिए वो तो हम कहीं पे भी कर लेंगे, लेकिन वी आर लाइक ए वेरी कलरफुल संस्कृति है ना। सब बोरिंग सा, वो तो पूरा यूरोप तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो बड़े यूरोप बोरिंग भी लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर है। आप वहाँ किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाए, 3 कलर दिखेंगे, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ये 3-4 कलर। वहाँ पे आप कुछ ऑरेंज बनेगा, आपको लगे ये इतना कलरफुल आदमी क्यों आ गया, येलो, ब्लू, पिंक क्यों आ गया वहाँ पे। तो वो अपनी संस्कृति में प्राइड ले रहा है। वहाँ के स्कूलों के अंदर क्वायर ग्रुप है। आप यहाँ के किसी प्राइवेट स्कूल में कोई भजन मंडली हो सकती है क्या? कोई जो भजन के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जुबेन नौटियाल राम के गाने गा कितने बड़े बन गए ना। तो
तो ये जो पिछले 10 साल में एक तरह से भारत में कल्चरल रिनेसांस आया कि मैं राम के गाने गा के भी जुबेन नौटियाल बन के इतना बड़ा बन जाऊंगा, बिल्कुल, दैट्स परफेक्टली फाइन, और जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब वो जब क्वायर ग्रुप के ग्रुप बना सकता है अपने सबसे एलीट स्कूल में, हमारे सबसे एलीट स्कूल में एक भजन मंडली क्यों नहीं हो सकती? और उनका सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स का एक भजन का कंपटीशन क्यों नहीं हो सकता हर साल का बहुत बड़ा, जिसमें सारे स्कूल के ग्रुप्स आएंगे, दून स्कूल भी आ रहा है, शेरवुड भी आ रहा है, यहाँ का मुंबई के बड़े स्कूल्स आ रहे हैं, हैदराबाद के बड़े स्कूल आ रहे हैं, और दिल्ली में उनका बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है, अयोध्या टेम्पल के अंदर हो रहा है उनका कंपटीशन। हम उसमें प्राइड क्यों ले सकते? वो लोग अपने क्वायर ग्रुप में प्राइड ले रहे हैं और प्रिंसिपल बता रहा है कि मेरा कल बच्चे क्वायर ग्रुप में नंबर 1 आए यूके में। तो हमें सीखना पड़ेगा कि जिन कंट्री को आप फैंसी करते हो, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, वो पूरी क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी कंजर्वेटिव अपनी कल्चर की लाइफ ले रहे हैं, और आपको भी अपनी लाइफ सिखाना चाह रहे हैं। राइट। हमारे कुछ बच्चे आजकल क्रॉस पहन के घूम रहे हैं ऐसी स्टाइल में, है हिंदू ही पूरे, दिवाली होली बनाते हैं, स्टाइल लगता है उनको, अपना पहनने में दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से ये अब जो पिछले 10 साल में, लेकिन बहुत कोर्स करेक्शन हो गया, बहुत कोर्स करेक्शन हो गया। अब आप टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको यंग क्राउड दिखेगी, आपको यंग क्राउड भी बहुत सारे सिंबल्स पहनने लगी है, चाहे वो टीका हो, चाहे वो कड़ा हो, चाहे वो ओम की माला, बहुत सारी चीजें कल्चरल सिंबल यंग लड़के पहनने लगे हैं। दे स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन इट। बहुत सारे आपके हर तरह के हीरोज हैं, क्रिकेटिंग हीरो, स्पोर्ट्स हीरो, बॉलीवुड हीरो, पॉलिटिकल हीरोज जो भी हैं, वो उन सिंबल्स को डिस्प्ले करने में नहीं शर्मा रहे। नरेंद्र मोदी नहीं शर्मा रहे, योगी नहीं शर्मा रहे, मतलब योगी तो क्या शर्माएंगे, वो तो जीता जागता हिंदुइज्म है ना। तो बिकॉज वो इतने बड़े पद पे पहुंच गए, मतलब आजकल योगी जी की रील्स बनती है तो एंड में उनपे भी मतलब डूड वाला चश्मा लगा के खत्म होती है, क्योंकि स्वैग है उनका अपना स्वैग है, और वो पहनते भी ही स्पोर्ट्स से गॉगल है, उनका अपना स्वैग है, उनका काम करने का स्वैग है। तो मेरे ख्याल से ये वी आर लिविंग इन अमेजिंग टाइम्स। मैं तो बार बार कहता हूँ वी शुड बी लकी। ये जो टाइम है ना, मतलब नरेंद्र मोदी और योगी जैसे लीडर्स वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर, जिसमें ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, हमें दिख रहे हैं सामने से। मेरी तो लकीली योगी जी से भेंट भी हो जाती है, मैं मतलब उनसे 2500 बार मिल चुका हूँ। जब भी उनके कमरे में घुसता हूँ ना, मतलब मैं वो कहते हैं खड़े हो गए, शांतनु जी कैसे हैं आप? बोरिंग। मैं तो मतलब मेरा शांतनु जी, मैंने कहा मेरा नाम ले लिया इस व्यक्ति ने, मैं तो इसी में पिघल जाता हूँ। एंड उनका जो, उनसे कोई छोटी सी बात पूछो कि मैंने जैसे इस बार गया तो पूछा, मैंने कहा आपने वो जो बटेंगे तो कटेंगे, वो उसका कोई प्लान था योगी जी की ऐसे? तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि मैं एक मूर्ति विमोचन करने गया था, वो कुछ राजस्थान से जुड़ी कहानी। तो मैंने एक कहानी बताई कि कैसे राजस्थान के जो इतने प्रतापी राजा थे वो सारे हारे क्यों? किसी ट्रेटर के चक्कर में, किसी जयचंद के चक्कर में। मतलब कोई हम में बट गया तो हम कट गए, इतने शूरवीर भी कट गए क्योंकि हम बट गए। तो मैं तो नेचुरली बता रहा था उस कहानी को, लेकिन वो इंडियन पॉपुलेशन में इतना सिंक हुआ, इतना मतलब वो एक तरह से टच कर गया उस बात को। ये बात बहुत लोग कहते चले हैं, वीर सावरकर, तिलक से लेकर हेडगेवार जी से लेकर स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन योगी जी ने उसको नई ग्रामर दे दी, एक नई वोकैबुलरी दे दी, एक नया वाक्य दे दिया जो एक ध्येय वाक्य बन गया। मतलब मैं अभी एक जयपुर डायलॉग्स, आपने देखा काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल भी है, उसके कार्यक्रम में गया था। तो वहाँ पे जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बिग सेल हुई, मेरी किताब योगी जी की, वो आपको ये दिखाई, हाँ जी, ये वाली किताब थी, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। सोल्ड आउट हो गई, मतलब वो 4-5 बॉक्स लाए थे, सारे खत्म हो गए 3 दिन में। दूसरा सबसे ज्यादा क्या बिका? बटोगे तो कटोगे की टी शर्ट, वो किसी ने बनाई हुई थी वहां पर। मतलब कैन यू इमेजिन, बटोगे तो कटोगे हैड बिकम लाइक अ थिंग। तो हाँ, मतलब उन्होंने वो बताई बात, और उन्होंने पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बाद बताया। आपको लगेगा ये व्यक्ति हिस्टोरियन है कि साधु है कि पॉलिटिशियन है कि एक वेल एडमिनिस्ट्रेटर है कि एक सेंसिटिव आदमी है। मेरे बच्चे गए थे तो उनके लिए मिठाई के चॉकलेट के बॉक्स मंगवाए हुए थे, 2 अलग अलग। बेटा तुम आओ पहले इधर। मेरी छोटी सी बेटी थी, नमस्ते योगी जी, उसने पैर छुए, ये 2। मतलब उनको पता था, मैंने तो कहा था फैमिली के साथ आ रहा हूँ। ही न्यू कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है। आपको हिंदी आती है? कैसे पता उनको कि हिंदी नहीं आती है? उनको पता नॉर्थ का लड़का है, नॉर्थ की वाइफ होगी, उनको सब। मतलब उन्होंने मेरे बारे में भी, इतना व्यस्त व्यक्ति जो कुंभ करने जा रहा है इतना बड़ा, उसने रिसर्च मेरे बारे में भी एक अपनी टीम से पूछ के लिखा हुआ था कि मैं क्या करके आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगेगा? कनेक्टेड फील है, इतना बड़ा आदमी मेरे बारे में सोच के बैठा, मेरी बच्चों के लिए मिठाई के चॉकलेट के डिब्बे ला के रखे हुए, बीच बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब कि उनको आउट ऑफ प्लेस ना लगे। बच्चों को नहीं शायद उतनी पॉलिटिकल बात समझ में आए। हैट्स ऑफ, मतलब ना इस युग में हम लोग जी रहे हैं, मेरे ख्याल से यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। So now we will come to the hot topic. आपने बुक ऑलरेडी दिखा दी है। नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, बिकॉज कोई होता है ना, हर युग में आपको किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, यू नो, व्हेन यू कांट डू एनीथिंग, तो आपको ऐसा लगता है उनको देख के कि हाँ ये है तो सब ठीक हो जाएगा।
सो आई थिंक मेरे लिए योगी जी और मोदी जी वो प्लेस होल्ड करते हैं, एंड आई थिंक आपके लिए भी वो करते हैं. एवरी टाइम व्हेन यू टॉक यू नो स्पीक वेरी हाईली ऑफ देम. सो क्या सोच के आपने, और किसी के बारे में नहीं, बट आपने योगी जी को ही क्यों चुना लिखने के लिए? और वो भी एक एक नहीं, 3 बुक लिख दी आपने, पूरी ट्रायलॉजी बना दी आपने. 7 साल में 3 किताबें लिखी हैं. देखिए ऐसा ना, इसका कोई बहुत रीज़न तो होता नहीं है. हम जो लाइफ में करते हैं तो बड़ा कोई ऐसे प्लानिंग करके तो करते नहीं. अब तो मैं बहुत फैंसी सा आंसर दे सकता हूँ. हाइंडसाइट में देना आसान होता है ना कि यार मैंने ये करा था. मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देता हूँ. मैं 2017 के चुनाव चल रहे थे. जनवरी फरवरी में वोटिंग हुई थी, जनवरी में प्रचार शुरू. मेरी किताब आई थी यूपी के करप्शन पे, मतलब मायावती के समय में, अखिलेश के समय में, उस पर किताब आई थी, उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में. मतलब उत्तर प्रदेश इज वेटिंग फॉर डेवलपमेंट. तो उसका मैं वो कर रहा था चुनाव के टाइम में. अगर बुक को अपलग कर दो तो इट्स गुड फॉर द बुक. मतलब टिपिकल आउटरीच एक्टिविटी है. तो मैंने योगी जी को पहली बार सामने से सुना. मेरी रैलियों में जाने की बहुत हैबिट है. मैं रैलियों में नॉर्मल आदमी की तरह एक जाके बिना किसी वीआईपी के देखता हूँ कि लोग क्या किसे सुन रहे हैं, किस बात पे जोश में आ रहा है, कहाँ से आए, बस में आए, कोई लेके आया उनको, कि अपने आप साइकिल में चले आए, कैसे आए. मैं ऑब्जर्व कर रहा था. तो योगी जी को मैंने पहले टीवी पे सुनना और सामने सुनने में बहुत फर्क होता है कि वो कैसे घुसे, क्या मैनेजर था, किससे उनके पैर छुए, किसने. वो मैं उनके 4-5 रैली देखी तो मैं बहुत इंट्रिग हुआ, ये व्यक्ति तो अलग है बहुत. फिर मैं उनके मठ में गया, ऐसे वॉच करा. वो जनता दरबार ले रहे हैं, उसमें मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, वो 400-500 लोग डेली आ रहे हैं. उन्होंने अपना अलग ही चीफ मिनिस्टर का दफ्तर खोला हुआ है. मतलब अखिलेश सीएम है, ही वाज नॉट सीएम. वहाँ पे बिल्कुल खट यहाँ टाइपराइटर में लेटर लिखे जा रहे हैं, इसका लिखो. और वो क्या करने आए वहाँ पे? कोई ठेका पट्टा मांगने नहीं आया. मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी पुलिस वाले ने, मेरी विधवा पेंशन नहीं मिली, मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली, पुलिस ने ये अत्याचार करा, मेरी जमीन अधिग्रहण कर ली. मतलब उन्होंने अपनी सरकार खोली हुई है वहाँ पे, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, द गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो वहाँ पे टाइपराइटर लगे हैं बहुत सारे, इनका लेटर बनाइए, इनका वो लिखिए. और जैसे ना थोड़ी सी धमकी तो नहीं कहेंगे, जैसे किसी ने लेटर, कोई आया, सर वो आपने लेटर दिया था काम नहीं करा, तो फोन, डीएम साहब छिट्टी से काम नहीं चलेगा, मतलब आना पड़ेगा. तो वो क्या करते थे, और वहाँ जाके भी कुछ गुंडागर्दी नहीं करें, वो जाके बैठ जाएंगे बस वहाँ पे. और वो बैठेंगे तो हजारों लोग बैठ जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएगा ऑफिस. दैट्स इज सत्याग्रह जो है ना, टिपिकल सत्याग्रह. लेटर लिखा, फिर मैं जाके बैठ गया. और काम क्या है, इस बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली इसकी, जो इसके लिए एक व्यक्ति बैठ गया. और इतना उन्होंने करा कि उनको डीएम को पता लग गया कि भाई इसका लेटर आया तो कर दो, इनका केस है तो वेरीफाइड केस है. ऐसा आदमी 20 साल से कर रहा है. और उसको जब वो सीएम ऑफिस में पहुंचा, उसको सब पता था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसने सब देख लिया था. किसान को क्या प्रॉब्लम है, महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, अस्पतालों में क्या प्रॉब्लम है. और खुद के 40 इंस्टीट्यूशन अलग चलते हैं. मतलब ही रन्स मल्टीपल स्कूल, जिसमें 4-4, 5-5 हजार बच्चे पढ़ते हैं. ही रन मल्टीपल कॉलेजेस. ही मतलब द मठ. हाँ, द मठ. अरे मठ इज अ ह्यूज मठ ना. मठ तो अपने आप में सरकार है वहाँ पे ना. गोरखपुर और गोरखनाथ मठ, वहाँ तो जितने होटल भी बने वो भी मठ की जमीन पे लीज होके बने. वो तो पूरा शहरी गोरखनाथ मठ चलाता है. वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी है तो वो भी मठ का है. वहाँ पे जो हॉस्पिटल है बड़ा, वो भी 400 बेड का हॉस्पिटल मठ का है. तो ही इज रनिंग. वो जब से 22 साल में उन्होंने संन्यास लिया 1994 में, तब वो अजय सिंह बिस्ट से जब वो योगी आदित्यनाथ हुए, तब से वो आज तक उन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं जी. तो ही नोज अबाउट मेडिकल व्यवस्था, टू एजुकेशन, टू खेती, टू क्या गुंडागर्दी हो सकती है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, उनके बैक ऑफ द हैंड में है. तो ये व्यक्ति लीड कर रहा है उत्तर प्रदेश को. तो जब इतनी एक्सपीरियंस के साथ, मतलब उन्होंने बीएससी एमएससी भी पढ़ी हुई है. एमएससी उन्होंने 2 महीने पहले छोड़नी पड़ी, उन्होंने संन्यास ले लिया. फिर उन्होंने गुरुकुल की पूरी परंपरा में, फिर वो 19 साल से सांसद हैं, फिर वो 44 इंस्टीट्यूशन चलाते हैं. और आंचल जी ये सब करने के बाद उनकी उम्र केवल 50-52 है. मतलब ही मस्ट बी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड यंगेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड. मैं सोच के बोल रहा हूँ ये बात. आपको लगा वर्ल्ड की कहाँ तुलना करना. नहीं, बिल्कुल. आप मुझे एक पॉलिटिशियन बता दीजिए वर्ल्ड का जो 19 साल उसकी नेशनल पार्लियामेंट में रहा अपनी कंट्री की, और 8 साल उसके सबसे बड़े सूबे, स्टेट, काउंटी, जो भी बोलते हैं दुनिया में, उसका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उसका हेड रहा, और ये सब करने के बाद वो 52-53 ईयर्स का हो. क्योंकि उन्होंने 26 साल में स्टार्ट कर दी थी ना जर्नी. तो ही वाज द मोस्ट एलिजिबल पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड सीवी के हिसाब से. बाकी तो जनता की पॉपुलैरिटी है, जनता को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, काम वो देख ही रहा है, रोज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. बुलडोजर से लेकर कुंभ तक वो ऑब्जर्व कर रहे हैं जनता को. तो दिस इज योगी आदित्यनाथ. वाओ, मुझे बहुत आपने जब बोला ना तो मुझे ऐसा लगा मेरे को एक रिव्यू मिल गया उनका पूरा ऑफिस जर्नी. बट जब आप किसी के बारे में इतना लिखते हो और इतने क्लोजली उनको ऑब्जर्व करते हो, ऑब्वियसली अगर आपको किसी की बायोपिक लिखनी है, यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू दैट पर्सन. यू कांट जस्ट, आप ऐसे ही नहीं उनके बारे में इतना लिख सकते हैं. डज दैट रब ऑफ ऑन यू?
नहीं, कई बार होता है, देखिए जब आप किसी व्यक्ति से इतना मिलते हैं, और मेरा क्या है, पिछले ऑलमोस्ट 10 साल का जीवन संतों के साथ बीता है। मैंने 4-5 साल बाबा रामदेव के साथ गुजारे। मैं उनका मतलब मैं उनका कम्युनिकेशन एडवाइजर था। वो ट्वीट जाता था, मैं अपने मोबाइल से, मेरी टीम ही करती थी। फिर वो मैं जब खुद ये सब करने लगा टीवी, तो मैं फिर योगी जी पे 3 किताबें लिख रहा हूँ। मैं योगी जी के ऑफिस में काम नहीं करता, आई एम द इंडिपेंडेंट पर्सन, बट आई कीप मीटिंग हिम, कीप मीटिंग हिज टीम वेरी ऑफन। वो मुझे डायरेक्ट कर देते हैं कि भाई आपको गन्ने के बारे में जानना है तो गन्ना सेक्रेटरी से मिल लो, आपको इंडस्ट्री के बारे में जानना है इंडस्ट्री सेक्रेटरी से मिल लो, राइट। उनको पता है कुछ करेगा, लिखेगा ही, तो आई एक्सेस हो गई उनसे और उनके लोगों से। तो वो देख देख के कि हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ इज लाइक अनदर लेवल। जैसे जब वो सीएम बने तो उनको पता था कि यूपी में लास्ट गवर्नमेंट 2002 में थी भाजपा की, जब राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद से 15 साल तो कभी भाजपा की गवर्नमेंट नहीं, तो उनको गवर्नमेंट में रहना ही नहीं आता था उत्तर प्रदेश में। जो उनका कैबिनेट था 60-65 का, उसमें 3-4 लोग थे जो कभी लाइफ में मंत्री रहे, और वो भी कौन, जो बसपा सपा से आए पार्टी जिनके। एक सूर्य प्रताप शाही थे शायद, जो थोड़े एजेड हैं, वो मिनिस्टर रहे थे राजनाथ जी और कल्याण सिंह जी के टाइम। तो पूरी मिनिस्ट्री न्यू थी, तो उन्होंने कहाँ ले गए उनको, आई एम लखनऊ। कैन यू इमेजिन? आप तो वो अखिलेश बहुत मजाक बनाता है, अरे बाबा को तो कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता। अरे बाबा इज वेरी टेक सेवी बाबा। बाबा से आप कुछ भी बात करो, बाबा कहते हैं ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आप डेटा देखिए। बाबा बात बात पर डेटा दिखाते हैं आपको। और ये पहली बात हो गई। दूसरा, तो पहले उनको वो आई एम लखनऊ ले गए, मॉनिटरिंग की, इवैल्यूएशन की, बजट कैसे रीड करा जाए, अपनी टीम के साथ फॉलोअप्स कैसे लिए जाए, कोई बड़े प्रोजेक्ट मैनेज कैसे करें, उन पर ट्रेनिंग हुई और कंसल्टेशन शुरू हुए। फिर उन्होंने कहा कि भाई रोज 1-2 डिपार्टमेंट आगे सारे कैबिनेट को प्रेजेंट करो। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आके 1 घंटा प्रेजेंट करेगा एजुकेशन में आज तक 10-20 साल में क्या हुआ है, पूरी एकेडमिक क्लास की तरह, और सारे लोग अपने अपने व्यूज देंगे। तो ये मीटिंग कब होगी? ये होगी शाम के 7-8 बजे, जिसे पूरे दिन काम करो और शाम को आओ। और वो रात के 10-10, 11-11, 12 बजे तक चलती थी, 4-4 घंटे, एक मिनिस्ट्री। 60 दिन ये चला स्टार्टिंग में, जब वो चले बीच में, जस्ट फॉर देयर एजुकेशन, कि भाई सेल्फ एजुकेशन, कि भाई सारे मेरे मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं, मेरे सारे मिनिस्टर्स को बताओ कि एजुकेशन यूपी में कैसे चली है 20 साल से, इरिगेशन कैसे चला है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चला है, एयरपोर्ट्स कैसे मैनेज किए गए। उसी के बीच में एक बार एयरपोर्ट्स की बात आई, तो कहा कि हमारे यहाँ तो 2-3 एयरपोर्ट है। किसी मिनिस्टर ने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादा एयरपोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा टाउन है। अगर हमें बिजनेसमैन को लाना है तो वो शायद ट्रेनों और रोडों से नहीं सफ़र करता रहेगा, उसके पास नहीं टाइम है, वो तो जाएगा सुबह जाएगा और शाम को वापस जाएगा। तो उसके बाद 5-6-7-8 मिनट योगी जी ने एयरपोर्ट्स के बारे में बोला। हाँ, वो हमारे यहाँ एयर स्ट्रिप्स तो बहुत सारे हैं, उसमें इतना बड़ा टर्मैक है, उसमें ATS कंट्रोल छोटा वाला है, उसमें बोइंग उतर सकता है। पूरे ऑफिस में है, अरे इसको ये सब कैसे पता है इस भाई? उन लोग तो घंटे में जाएंगे लोग। फिर देन यू रियलाइज कि वो पार्लियामेंट में था भाई, 19 साल से वो एविएशन कमेटी में रहा है, उन्होंने 100 क्वेश्चन पूछे एविएशन के बारे में। वो पार्ट तो भूल गए हम लोग तो अभी भी आए तो बिल्कुल निकल के, मठ से निकल के मुख्यमंत्री बन गए। तो ही इज एविएशन एक्सपर्ट ऑल्सो, मतलब एक्सपर्ट नहीं, मतलब ही नोज क्या क्या चाहिए। और थैंक्स टू हिज गवर्नमेंट, अभी मैं वहाँ के क्या नाम है उनका, मुझे सेक्रेटरी का नाम नहीं आ रहा, उनका ट्वीट देख रहा था, उत्तर प्रदेश जहाँ पे 3 एयरपोर्ट पे ठीक से नहीं थे, 16वां एयरपोर्ट ओपन हुआ मुरादाबाद में, जहाँ से मैं आता हूँ। उस शहर में एयरपोर्ट में सोच ही नहीं सकता, 16 एयरपोर्ट फंक्शनिंग है। और अभी जेवर का एयरपोर्ट टेस्टिंग हो गई है, इंडिगो का प्लेन टचडाउन होकर टेस्टिंग हो गई है, अप्रैल में शुरू हो जाएगी। तो वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। मतलब जो यूपी गुंडागर्दी के नाम पे नंबर 1 था, अब वो एयरपोर्ट्स में नंबर 1 है, अब वो GDP पे नंबर 1 है, अब वो बिजनेस में नंबर 1 है। मतलब हम लोग तो सोच के भी लगते हैं कि वो ड्रीम चल रहा है क्या यार ये। मतलब हम लोग तो कभी महाराष्ट्र तमिलनाडु जाते थे, लोग कहते थे यार ये तो यूपी वाला भैया कुछ चोरी चकारी करेगा। मतलब आप यूपी की इमेज, मतलब नेगेटिव आदमी है ये, इसका तो डॉक्यूमेंट भी फेक होगा। आज हम जाते हैं तो और योगी बाबा का यूपी से आया। कैन यू इमेजिन, 8 साल में पूरे स्टेट की इमेज चेंज कर दी व्यक्ति ने। मतलब एक फर्जी व्यक्ति, एक झूठा व्यक्ति से योगी आदित्यनाथ के यूपी से आया व्यक्ति। लोग तो एजुकेशन को भी जज करते थे कि ये एक्चुअली में पढ़ा हुआ है कि नहीं। क्यों नहीं पढ़े हुए होते थे ना, क्योंकि जैसी योगी आदित्यनाथ जी ने 10th और 12th के एग्जाम में चीटिंग रोकी, लाखों बच्चे कम हो गए। क्योंकि पंजाब, बिहार, हरियाणा के बच्चे यूपी से एनरोल करते थे, क्योंकि वो चीटिंग माफिया चलता था। एक बार कल्याण सिंह ने भी शुरू करा था, लेकिन उनकी सरकार ही चली गई। कैन यू इमेजिन, मुलायम सिंह का कैंपेन क्या था कि मैं वो चीटिंग का लॉ खत्म कर दूंगा, मतलब मैं चीटिंग करने दूंगा। ये इलेक्शन में बोल रहा है एक आदमी। अखिलेश यादव ने, जो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कर्नाटका से पढ़े, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी, क्योंकि मेहनत होती है बाहर पढ़ने में। नहीं, उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी। आप उनके पर्चों में वो केवल वो लिखते हैं, वो अपनी कर्नाटका वाली डिग्री लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, भैया तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, पढ़ने गए थे, डिग्री लेके नहीं आए। लेकिन वो बड़े भाषणों में जहाँ हजारों लाखों लोग बैठे हैं, उनके वीडियो आप चलाएंगे अपने व्हाट्सएप में,
थोड़ी बहुत चीटिंग एग्जाम पास करने के लिए कौन नहीं कर लेता, ये बोल रहा है व्यक्ति अखिलेश यादव, जिनके खुद के बच्चों को लंदन पढ़ने भेज रहे हैं। मतलब मेरे बच्चे तो लंदन पढ़े हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे चीटिंग करके पास हो। जिससे वो चीटिंग करके पास हो मतलब कुछ कर तो पाएंगे नहीं जीवन में, पंचर बनाएंगे। मतलब तुम तो पंचर वाले बनो, मेरे बच्ची, मेरी लड़कियां, मेरे बच्चे लंदन में पढ़ेंगे। ये तरह है, लाखों बच्चे कम अपीयर होते हैं अब, जो सारे चीटिंग वाले गैंग थे वो कम अपीयर होते हैं। तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, यूपी की पूरी इमेज ही चेंज कर दी 7-8 साल। मैं एक्चुअली आपको वो भी पूछने वाली थी, बिकॉज आप यूपी में पैदा हुए हैं जी, आपने अपना पूरा बचपन निकाला है वहाँ पर, जब तक आप फर्दर स्टडीज के लिए बाहर नहीं गए। उसके बाद फिर आप फर्दर स्टडीज करके फिर यू वेंट टू अब्रॉड आल्सो फॉर इंडिया के मैं ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में रह चुका हूँ। मैं मुंबई में 1-2 साल रह चुका हूँ, पुणे में रह चुका हूँ, बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, हर बड़े शहर में, नॉर्थ में नोएडा में, चेन्नई, चंडीगढ़ में, मेरा 7-8-10 बड़े शहरों में हुआ है। और घूमना इतना होता है तो सेंस है कि भाई भारत के शहर कैसे बिहेव करते हैं। सो अब जब आप वो वाली यूपी याद करते हैं और आज वाली यूपी याद करते हैं, बिकॉज फॉर समवन जो रेगुलरली यूपी नहीं ट्रैवल करते हैं, तो जब मैं बहुत साल बाद गई तो मुझे दिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत इंप्रूव हुए हैं, रोड्स आर बिकम इंप्रूव। बट कुछ जगह के लोग हैं जो यूपी आते नहीं है, तो उनके हिसाब से राम मंदिर वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी का वहाँ पर। कुंभ, हाँ मैं बोल रही थी, नेक्स्ट इज कुंभ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये वहाँ का। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी कि यूपी में क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, जैसा आपने कहा, मैं तो यूपी में पला बड़ा हूँ, मेरा बरेली का जन्म है। मेरे पिताजी मुरादाबाद से, जहाँ से अजरुद्दीन सांसद भी हुए थे कांग्रेस से एक बार। रॉबर्ट बाड्रा आते हैं, पीतल नगरी माना जाता है। मेरी माताजी रामपुर से, जहाँ से आजम खान, भूमाफिया आजम खान बोलता हूँ, जेल में बंद हैं लैंड ग्रैबिंग के केसेस में आजकल। जयप्रदा वहाँ से सांसद थी। मैं यहाँ से आता हूँ, ऋषिकेश में रहा लंबे समय, जब वो उत्तर प्रदेश में भी था उस समय, वहाँ मेरी पढ़ाई भी हुई, मेरी पन्नगर से इंजीनियरिंग हुई। तब जब हम घर में होते थे तो यूपी मतलब बत्ती नहीं आएगी यहाँ पे। अगर हम घर में 5 सदस्य हैं तो 5 पंखे होंगे हाथ से चलने वाले। उसका अपग्रेडेशन क्या होगा? घुमाने वाला पंखा आ गया। दैट्स अपग्रेडेशन कि ऐसे वाले से घुमाने वाला पंखा आ गया। अब चाइनीज फैन आ गया, अब खुलने वाला। ये आपकी लाइफ में ये इनोवेशन थी बस। अब इनोवेशन क्या है कि अच्छा, अब हम कौन सा इलेक्ट्रिकल गैजेट खरीद सकते हैं। अब आपकी जो हेल्प होगी घर में, उसके घर में भी वो पैसे जुगाड़ करके वॉशिंग मशीन ले लेगी, क्योंकि जिससे वो एक काम और पकड़ पाए, जिससे अपने घर के कपड़े वो वॉशिंग मशीन में धो पाए। तो 180 डिग्री चेंज है। अब आप 16 शहरों में आप सुबह शाम जाके आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आप बैंगलोर से सीधे फ्लाइट प्रयाग की है, हैदराबाद से आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेके, मुंबई से आप डायरेक्ट फ्लाइट प्रयाग की लेके कुंभ सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। आप अयोध्या सुबह से जाके शाम को आ सकते हैं। आप सोच ही नहीं सकते थे ये सब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3, 4, 5 माफिया होते थे, इंस्टीट्यूशनलाइज होते थे। मतलब कि ये किडनैपिंग के माफिया यहाँ पे ज्यादा होते हैं, कार चोरी के माफिया मेरठ के आसपास ज्यादा होते हैं, जो चीटिंग के माफिया हैं वो प्रयाग के आसपास ज्यादा होते हैं, जो सैंड माइनिंग के माफिया बुंदेलखंड में ज्यादा होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइज थे कि इस आदमी के पास मतलब 100 गुर्गे हैं, इनके पास गन है, इक्विपमेंट है, डंपर हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जेल भी जाएंगे तो वहां से चलाएंगे। और इन लोगों को जेल में होना चाहिए था। ये कहाँ थे? ये विधायक बने हुए थे, ये सांसद बने हुए थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब मतलब जिसको जेल में होना चाहिए था वो विधायक सांसद बना घूमता था। वहां से लेकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जो मुलायम जी के समय और अखिलेश जी के समय था, आज वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया कि अलीगढ़ के ताले फेमस होंगे। अब उसको वो वर्ल्ड लेवल पे लेके गए। नोएडा के एपरल्स फेमस होंगे, कहीं के कालीन होंगे, कहीं गोरखपुर का आपका वो काला नमक राइस, वो अब वो इंस्टाग्राम की रील बन गया है। गोरखपुर का काला नमक राइस, वो स्टिकी सा होता है, वो थोड़ा सा जैसे चाइना वगैरह में हमें चाइनीज फूड में स्टिकी राइस मिलता है, इतना मजा आता है लोगों को खाने में। वो केवल पहले उतना फेमस ही नहीं था, वो हर चीज की ब्रांड बन गई है। अब यूपी के जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो हर 75 डिस्ट्रिक्ट को एक स्टॉल मिलता है बड़ा सा। उसमें वहाँ का जो मेन कारीगर होता है, जो वहाँ का व्यापारी होता है, वो मार्ट का स्टॉल लगाता है। मतलब यूपी हैज 75 बिग प्रोडक्ट्स। उत्तराखंड उसको दूसरे लेवल पे ले गया, यूपी से इंस्पायर हो गए। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स। अब सारे स्टेट्स को कॉपी करने के हमारा हर डिस्ट्रिक्ट, जिससे वो व्यक्ति वहीं बेच के पैसा कमाए, उसको पलायन ना करना पड़े। इमिग्रेट वो दिल्ली मुंबई इमिग्रेट ना, वो अपने जगह में पैसे कमा ले। तो उत्तर प्रदेश इज बिकम अ वेरी डिफरेंट स्टेट, जहाँ पे मतलब 10-10 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वहाँ 20 घंटे 21 घंटे, शहरों में 24-24 घंटे बिजली आ रही। जनरेटर का बिजनेस बंद हो गया उत्तर प्रदेश में, डीजल जेनसेट का बिजनेस बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इज अ वेरी डिफरेंट स्टेट। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स? बिकॉज मुझे याद है पहले जब हम जाते थे तो 7-8 बजे के बाद हमें निकलने नहीं दिया जाता था बाहर। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता था। जो फादर्स होते थे वो अपने घर आके जॉब के बीच से, मतलब कोई बैंकर होगा घर आएगा, लड़की को ट्यूशन छोड़ेगा 3 बजे,
फिर 5 बजे जब वो ऑफिस खत्म होगा तो लेते हुए जाएगा। मतलब हाँ। ट्यूशन नहीं जा सकती थी लड़की अपने आप, अपनी बाइक या स्कूटी में। अब तो स्कूटियां में घूम रही हैं लड़कियां उत्तर प्रदेश में। एक बार मैं एक चैनल का लाइव कर रहा था बनारस में, और मैं कार में बैठा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के लोग, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अत्याचार हो रहे हैं। मैंने बस वो कैमरा टर्न करा, मोबाइल से मैं लाइव कर रहा था, और वो भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी चल रही थी, कुछ ग्रुप्स में, कुछ अकेली चल रही थी। रात के 10 बजे का लाइव था वो तो मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी किया। तो यूपी से वेरी डिफरेंट सिटी। 7-8 बजे जैसे जो लाइफ खत्म हो जाती थी, अब वो 24/7 लाइफ है। अब मतलब आपने किस पॉलिटिशियन को लास्ट देखा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा? मतलब ये ना ग्रामर चेंज होना है। मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे? लड़के हैं, गलती हो जाती है। मतलब इससे कैलस, सेंसलेस या इनसेंसिटिव स्टेटमेंट हो सकता है। उनका अगला स्टेटमेंट क्या था जो फेमस नहीं उतना? लड़के हैं, गलती हो जाती है, रेप करा है तो क्या जेल में डाल दोगे? हाँ भाई डालेंगे जेल में। मतलब इतना कैजुअली बोला था ना, अरे रेप करा है तो मतलब उतना उसमें क्या हो गया? कैन यू इमेजिन? और आज क्या बोल रहा है आज का मुख्यमंत्री का माफिया को, उनका चेहरा देखा था आपने? मतलब अंदर से कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और 4 दिन बाद देखा था हमने क्या हुआ था प्रयागराज में। तो ये ग्रामर चेंज हो गई है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, मैं छोड़ दूंगा, माफिया हैं तो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये इट्स यूपी जहाँ माफिया मिट्टी में मिलते हैं और इन्वेस्टर आता है। जब सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले यूनिट चाइना में कोरोना में बंद करी तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं पहुंची, वो हैदराबाद नहीं पहुंची, वो नोएडा में पहुंची। मतलब यूपी ब्यूरोक्रेसी अब इतनी तेज हो गई है। इन्वेस्ट यूपी, बल्कि टीम इसका काम ही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्टेड है, यूपी के मिनिस्टर्स अब 15-15 देश में गए। इस समय कुंभ चल रहा है और यूपी की टीम कहाँ पे है इस समय? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में है। मतलब सब कुछ चल रहा है साथ में। वो वहां पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं अरे बाबा तो ये कुंभ कर रहे हैं, केवल कुंभ में जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वो 3 लाख की इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है 15,000 करोड़ का कुंभ, जिसमें से 25-30 हज़ार गवर्नमेंट को रेवेन्यू की तरह, मतलब टैक्सेस की तरह भी आ जाएगा। और ये बॉटम्स अप इकोनॉमी है आंचल जी। तो उसमें चाय वाला भी कमा रहा है, फूल वाले भी कमा रहा है, और लग्जरी टेंट वाला भी कमा रहा है। मतलब एक चाय वाला लाखों रुपए लेके घर पहुंचता है इजिली। एक चाय की टपरी लगाता है, वो भी 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेके घर में पहुंचता है, क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज्यादा है। इस तरह से इंस्टीट्यूशन बना दिए योगी आदित्यनाथ ने। मैं आपको उसी के बारे में क्वेश्चन पूछने वाली थी। जैसे हम जब राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, जब हम कुंभ के बारे में बात करते हैं, तो इट इज टेकन एज अ वेरी रिलीजियस मामला, बट ये रिलीजियस नहीं है, ये इकोनॉमी का मामला भी है। देखिए पहली बात तो अगर वो रिलीजियस मामला है तो दिक्कत क्या है ना? जब वो क्वायर ग्रुप वहां पे हो सकते हैं, जब ऑफिशियल, आपको कंट्री का ऑफिशियल चर्च है भाई वहां पे, जो वहां पे रानी होती है, अब तो राजा हो गए, रानी तो मर गई यूके की, वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द चर्च दोनों की व्यक्ति होता है। कुंभ में करीब 40-50 करोड़ लोग जाके आएंगे। 15 से 20 लाख तो कल्पवासी, जो बिल्कुल 45 दिन का कड़ा व्रत रख के रहते हैं। इतनी दिव्यता लेके जब ये लोग अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में जाएंगे तो पूरा भारत का नेशनल रिचार्ज हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई जो देखो राहुल गांधी के लिए क्या है, मैं राहुल गांधी को बीच में लिया क्योंकि उनका कोटेशन मुझे बहुत इरिटेट करता है, जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्होंने बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, जो लोग मंदिर जाते हैं वो दिव्यता के साथ लौटते हैं, वो एक एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के साथ लौटते हैं, वो एक एलिवेटेड मोरालिटी के साथ लौटते हैं। तो अच्छी बात है ना, धार्मिकता होना अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन पे कम दबाव आएगा अगर देश धार्मिक होगा तो, कम क्राइम होगा अगर व्यक्ति धार्मिक होगा तो। वो तो बॉलीवुड उसको स्पिन दे देता है कुछ पहली बात। दूसरा, मतलब आपको शिव जी के मंदिर में शिव जी की कृपा, राम जी के मंदिर में राम जी की कृपा, वो तो मिल रही है। साथ में हर जगह में आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिल रही है। कैसे मिल रही है? क्योंकि सारे इकोनॉमिक चैनल है सारे। कैसे हैं? अभी योगी जी ने बताया अयोध्या के लिए, अभी 10 दिन पहले किसी बड़े टीवी के इंटरव्यू में, अयोध्या में 2-3 लाख लोग आते थे मंदिर बनने से पहले। 2024 में कितने लोग आए? 16 करोड़। वाह। ताजमहल से ज्यादा। ताजमहल जो लिस्टेड है दुनिया की हर किताब में एज द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो लोनली प्लेनेट की किताब लेके घूमते हैं ना टूरिस्ट, उसमें ताजमहल मेंशन्ड है। जाना ही जाना है यहाँ पे, मस्ट। उसके बाद उससे ज्यादा लोग अयोध्या में आए, रामलला के दर्शन करने आए, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ की रोडें अच्छी हो गई हैं, सुंदर व्यवस्था है रहने की। तो जब ये लोग आते हैं तो जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास आदमी भी होता है, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि वो भी 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करता है। वो बस में आता है, वो खाना खाता है, वो ई रिक्शा यूज़ करता है, वो कलावा खरीदता है, वो मूर्ति खरीदता है, वो गमछा खरीदता है, वो बोट की राइड लेता है, वो भी 4-5 हज़ार रुपये खर्च करता है। 16 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कम से कम 50,000 से 80,000 करोड़ की इकोनॉमी तो अयोध्या देने लगा है।
जो एक आर्टिफिशियल एक झूठे केस से दबा के रखी हुई थी आपने इकोनॉमी को। राइट। और वो केवल अयोध्या नहीं, पूरा ईस्टर्न यूपी तर गया है। क्योंकि जब आदमी आता है तो कुशीनगर भी चला जाता है। जो आदमी आता है तो आपको पता है अयोध्या से काशी 4 घंटे की दूरी पे भी नहीं है, अयोध्या से प्रयाग 4 घंटे की दूरी पे नहीं है। फिर वो कुशीनगर भी जाता है, प्रयाग भी जाता है, काशी भी जाता है, लौटते हुए अगर दिल्ली की तरफ जाता है तो मथुरा भी होके जाता है। तो पूरा इकोनॉमी चर्न करता है। भारत में आंचल जी 200 ऐसे बड़े टाउन हैं, 200 जो केवल टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं। तिरुपति हजारों करोड़ की इकोनॉमी है, शिरडी साईं बाबा हजारों करोड़ की इकोनॉमी है, शहरों के टेम्पल हजारों करोड़ की इकोनॉमी है। सिद्धिविनायक टेम्पल जो शहरों में है, जो ऐसा नहीं कि पीठ है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, हमारे धाम है, हमारे विष्णु के मंदिर है, जो 108 मंदिर हैं विष्णु जी के बड़े महाधाम बोलते हैं, उसमें से 84 तमिलनाडु में है। ये सारे महापीठ हैं, ये सारे इकोनॉमिक अर्नर हैं। मतलब जब मैं जाऊंगा वहाँ पे तो फ्लाइट से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, रोड से जाऊंगा, कहीं पैसा लगेगा ना इन सब में। तो किसी के पास तो जाएगा। मैं रास्ते में खाना खाऊंगा, मैं वहाँ जाके खाना खाऊंगा। मैं धर्मशाला में भी रहूंगा तो वहाँ पैसा जाएगा, छोटे होटल में, बड़े होटल में, टेंट में, वहाँ पैसा जाएगा। मैं खाना खाऊंगा, पंडित जी को पैसे दूंगा, मूर्ति खरीदूंगा। सो इट्स इकोनॉमिक चर्नर। कुंभ जो जिसमें 15,000 करोड़ है वो 3 लाख की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। तो दे आर मतलब भगवान की दोनों तरह से कृपा हो रही है। और लक्ष्मी जी की भी कृपा बरस रही है रिलीजियस इकोनॉमी से। तो मतलब उसमें डाउट करने की कोई बात ही नहीं। उसे तो और बढ़ावा देना चाहिए। पहली बार किसी ने बढ़ावा दिया है। मतलब हर जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, उधर केदारनाथ कॉरिडोर से लेकर काशी कॉरिडोर तक, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर तक। साउथ में तो मंदिर पहले से ही बड़े थे, बस उनको सरकार के कंट्रोल से छुटाना है, बस ये है। तमिलनाडु की सरकार सारे टेम्पल कंट्रोल करती है, केरला की सरकार सारे टेम्पल कंट्रोल करती है। जो आप तिरुपति की हुंडी में डालते हैं वो सरकार के पास चलाता है। चलो अब तो अच्छी धार्मिक सरकार है कम से कम आंध्र प्रदेश में। तो ये जो मेरे ख्याल से टेम्पल्स को फ्री करना है, ये एक बड़ी मुहिम छेड़नी चाहिए। फ्री करना मतलब अब वो सनातनियों के हाथ में आ जाए। जैसे अयोध्या का मंदिर है, वो टेम्पल उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बोर्ड के पास है। वो मैनेज करते हैं। जो उससे पैसा आएगा वो क्या करेगा? उससे गुरुकुल खोलेंगे, उससे आयुर्वेद का अस्पताल खोलेंगे, उससे यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उससे रामायण का म्यूजियम खोलेंगे। वो सरकार के पास चला गया तो सरकार तो टैक्स से ले रही है ना बहुत सारा पैसा। ये तो अंग्रेजों के समय हुआ करता था। अंग्रेजों के समय आपको पता है कुंभ में क्या होता था? मुगल सरकारें उस पर जजिया टैक्स लगाती थी, गोरे उसमें पिलग्रिम टैक्स लगाते थे। मतलब श्रद्धालु टैक्स, जो भी श्रद्धालु आएगा 1-1 रुपये देके जाएगा, 50 पैसे देके आएगा, एक आना देके आएगा। उनके लिए तो हर आदमी एक वो था ना, इकोनॉमिक वैल्यू थी उसकी। बस धार्मिक आदमी उनके समझ में आता नहीं था। कबीला संस्कृति से आए थे वो लोग, उनको तो पता नहीं था कि भाई क्या धर्म, क्या संस्कृति, क्या समाज, ये तो उनको सेंस था नहीं बहुत ज़्यादा। तो इकोनॉमिक मॉडल पे आए थे केवल। तो मेरे ख्याल से हाँ, मतलब जो भारत के 200 टाउन है जिसकी मैंने बात करी, वो तो रिलीजियस इकोनॉमी का हब है और उनमें लक्ष्मी जी की पूरी कृपा बरस रही है। सर हम कुंभ के बारे में बात करें तो कुंभ अभी अगर कोई जाना चाहे, इज इट टू लेट नाउ कि अब अगर कोई कुंभ प्लान करे तो? देखिए करीब 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं कुंभ में। 13 जनवरी को शुरू हुआ था और गवर्नमेंट ने जितने लोग एक्सपेक्ट करे थे उससे 1.5 गुना 2 गुना लोग हर स्नान में आ रहे हैं। 6 मुख्य स्नान है, लेकिन उन 45 दिन किसी भी दिन स्नान करें आप, वो भी पुण्य और पवित्र माना जाता है। मेरे ख्याल से इट्स नॉट टू लेट, क्योंकि वहाँ जाना बहुत सुगम है। सीधे प्रयाग में एयरपोर्ट है। प्रयाग का एयरपोर्ट अगर फ्लाइट महंगी है, नई फ्लाइट मिल रही है, नियरेस्ट एयरपोर्ट काशी है, काशी से मात्र 3 घंटे प्रयाग है। अयोध्या का एयरपोर्ट 4 घंटे प्रयाग है। लखनऊ का एयरपोर्ट 4 घंटे प्रयाग है। दिल्ली लैंड कर जाइए, ट्रेन ही ट्रेन है। दिल्ली लैंड करने रात की बस ले लीजिए डायरेक्ट, सड़कें अच्छी हैं, 9 घंटे में प्रयाग पहुँच जाए। तो प्रयाग पहुँचना आसान है। फिर वहाँ जाएंगे, उसके बाद क्या आपको रहना चाहिए? शहर के होटल में रह लीजिए, एयरबीएनबी से होम स्टे में रह लीजिए। होम स्टे सरकार ने अपनी वेबसाइट में भी दे रखे हैं, वो कर लीजिए। मेला क्षेत्र में रहना है, 2 लाख टेंट है, 2 लाख कमरे हैं करीब। उसमें फ्री के वाले हैं, बजरंग दल फ्री के एक वो फ्री वाले में तो 1-1 दिन का ही बेड देगा वो। वो आपके हॉलीडे को तो फंड नहीं कर रहा है कि आप स्नान करें, 1 दिन रुके और सुबह चले जाएं। कई संस्थाओं ने, कई अखाड़ों ने फ्री के, आपको थोड़ी सी बस आपको जागरूक रहना पड़ेगा थोड़ा। नहीं तो सुबह शाम कर लीजिए, सुबह जाइए, शाम को निकल जाइए किसी बगल के शहर में। अयोध्या चले जाइए, बल्कि सर्किट है पूरा। शाम सुबह जाइए, प्रयाग में स्नान करिए, अयोध्या निकल जाइए, वहां रह लीजिए। अगर प्रयाग में रहने की जगह नहीं मिल रही है, देखिए आपको रहना, अगर आपको जाना है तो तरीके बहुत, बहाने तो 100 बनाए जाते हैं, है ना। और फिर आपको खाना है, अगर वहाँ खाना खाएंगे, खाना तो आप इतना खाना है कि आप घर लेके आ जाए खाना, क्योंकि वहाँ बाहर अखाड़ा खाना खिला रहा है। हर जगह भंडारे लगे, हर जगह लंगर लगे। वहाँ सिख अखाड़े हैं 3 बहुत बड़े बड़े, छोटा पंचायती उदासीन, बड़ा पंचायती उदासीन, निर्मल अखाड़ा। खाना सरकार ने 10-10 रुपए की थाली के बड़े बड़े वो लगा रखे हैं। अडानी जी ने अभी इस्कॉन के साथ टाइप का, मैं 50-50 हज़ार लोगों को रोज खाना खिलाऊंगा। तो खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है।
और तीसरा बचा वहाँ का एक्सपीरियंस, तो वो तो नदी है सामने, जाके नहाइए उसमें तो कोई नहीं रोक रहा आपको। जिस दिन शाही स्नान है, या अब तो उसका नाम योगी जी को नाम परिवर्तित करने की अच्छी रुचि है, वो वैसे परिवर्तित नहीं करते, वो ओरिजिनल नाम पे ले जाते हैं। उसका नाम जो ओरिजिनल था अमृत स्नान, वही हो गया। अब शाही स्नान नहीं बचा, अमृत स्नान हो गया। अब पेशवाई नहीं बची है, वो छावनी प्रवेश हो गया। तो जिस दिन अमृत स्नान है उस दिन ट्रैवल करने से बचे, और युवा है तो वो भी कर सकते हैं। ट्रैवल करने में दिक्कत कुछ नहीं होगी, थोड़ा चलना ज्यादा पड़ जाएगा, बैरिकेड थोड़ा पहले लग जाए, जिससे भीड़ एक जगह ना हो, क्राउड डाइवर्जन करना पड़ता है, जैसे एक भीड़ बहुत एक ही जगह पे ना आए। अब तो क्या ना, योगी जी ने क्या था, घाट था पहले 2-3 किलोमीटर का घाट था, अब वो 12 किलोमीटर का घाट हो गया है। मतलब आप नदी में यहाँ से भी ना सकते हैं, यहाँ से भी ना सकते हैं, और वहां से भी ना सकते हैं। वाह। तो उससे क्या होता है, पूरी भीड़ डाइवर्ट हो जाती है, और हर जगह को उतना सुंदर बना दिया है। ऐसा नहीं कि यार मुझे वहीं जाना है जहाँ की मैंने फोटो देखी थी कल, जहाँ मोदी जी नहाए थे, या मोदी जी वो वैसी जगह हर आधे किलोमीटर में है, उतनी सुंदर। हर जगह टेंट है, हर जगह खाने की जगह है, हर जगह अखाड़े भी हैं, मतलब पूरा वाइड स्प्रेड है। वो मेला क्षेत्र एरिया ही 4000 हेक्टेयर का कर दिया। तो इसलिए बिल्कुल आप मेले में जाने के लिए, देखिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ खत्म होगा, उसको टारगेट कर लीजिए। 23-24 में चले जाइए और 26 का स्नान करके आइए, और रोज स्नान करिए, 3-3 बार स्नान करिए। बल्कि माना भी ऐसे जाता है, जो कल्पवासी होते हैं उनको कहा जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मतलब 3:45 को उठे और 3 बार स्नान करें, जमीन पे सोएं। अगर शादीशुदा भी हैं तब भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक तरह का खाना खाएं, एक बार खाना खाएं, गरीबों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें। तो उस तरह से आप रहें 2-3 दिन, वो भी एक प्रण लेके जाएं वहाँ पे। तो बल्कि चैलेंज लेके जाएं आपके द एडी शो से, कि द डिप चैलेंज ले। आजकल बच्चे लेते हैं ना, द पुश चैलेंज, ये चैलेंज, वो चैलेंज, कोल्ड वाटर चैलेंज। भाई मैं कौन कितनी डिप मार सकता है उस ठंडे पानी में, ठंड में जो वो डोले वोले बनाते हैं ना, वहां जाके दिखाए ना अपनी ताकत। और जैसे वहां पे कितने 13 अखाड़े, हर 13 अखाड़े के सामने फोटो खिंचाइए, ये आपका चैलेंज हो सकता है। ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड, के हर अखाड़े के एक साधु से बात करके आए। देखो साधु आपसे नहीं बात करेगा, अगर आप एक अच्छे पात्र बनेंगे, आप ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए कंटेंट बनाने गए तो शायद साधु को ना अच्छा लगे। आप जानने की इच्छा से गए, जिज्ञासु होकर गए, शायद उनको अच्छा लगे। तो आप अलग अलग टारगेट लेके जाएं। आपको पता है वहां पे एक नेत्र कुंभ लगा है, इसमें 5 लाख आई सर्जरी करेंगे वो लोग। इस तरह के टारगेट लेके, मतलब वहां पे सामाजिक कार्य भी चल रहे हैं, और वहां पे आपके जुबन नौटियाल और अनूप जलोटा भी दिखेंगे आपको वहां पे। मतलब इट्स लाइक ए कल्चरल थिंग। कभी आपको दिखेगा महाराष्ट्र शैली से कोई गाना गा के चाणक्य का प्ले कर रहा है, कोई तमिलनाडु की नाट्य शैली से महाभारत का प्ले कर रहा है, वो सब भी है वहां पे। बड़े बड़े मंच है वहां पे, मतलब आपको प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। और एक वो है, कौन सी संस्था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, उनका युवा कुंभ होता है। सैम बोल के बैंड है उनके पास एक, वही बड़े बाल के लड़के और फटी हुई जींस, लेकिन गाने वो गा रहे हैं धार्मिक, गाने गा रहे हैं देशभक्ति के। तो सबके लिए फ्लेवर है वहां पे। मतलब योगी जी ने वहां पे एक डिजिटल कुंभ लगाया, जहां पे वीआर के चश्मे पहन के, वर्चुअल रियलिटी के चश्मे देख के समुद्र मंथन देख सकते हैं। वो रत्न निकलेंगे, वो हलाहल निकलेगा, वो अमृत निकलेगा, वो कुंभ की पूरी घटना होगी। वो सब भी है, सबके लिए केटर करता है। देखिए आंचल जी वहां पे कितने करीब 24-25 इंस्टीट्यूशन आके स्टडी कर रहे हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईआईटीज, आईएम्स, जेएनयू, टिस वहां पे स्टडी कर रहे हैं। सबकी टीमें बैठी हुई वहां पे। कोई अर्बन प्लानिंग स्टडी कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहा है, कोई वहां पे क्राउड मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है, कोई इतने लोग आते क्यों हैं उसकी साइकोलॉजी स्टडी कर रहा है, उसकी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर रहा है। मतलब वहां पे ड्रोन के शो हैं अलग अलग दिन। 2000 ड्रोन शिव जी की मूर्ति और समुद्र मंथन की स्टोरी क्रिएट करेंगे हवा में। जो आईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी है, 2000 ड्रोन घूम रहे होंगे एक फॉर्मेशन करते हुए, ये भी हो रहा है वहां पे। मतलब अद्भुत है। देखिए 144 साल वाला कुंभ है, हमारी पिछली 3 पीढ़ियों ने, अगली 3 पीढ़ियां नहीं देख पाएंगे। आप नहीं जाएंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपकी कंट्री में है। लोग यार वो मतलब बाहर से आके, हार्वर्ड के लोग बैठे हुए, आप अपने देश में फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके, बस लेके, जब इतनी सुगमता हो गई है। देखिए आज से हजारों साल पहले जब कोई जोगी बाबा नहीं थे, मतलब ऑलमोस्ट कांटे बिछा दिए थे लोगों ने। मतलब पिलग्रिम टैक्स देके लोग हजारों साल जाते थे। आज तो भाई वो व्यक्ति कह रहा है आओ, फ्री में खाना, फ्री में रहना, या फिर मैं तो कह रहा हूँ फ्री में क्यों, आपके पास अगर धन है तो देके जाओ ना। इतने भारत की इकोनॉमी में आप भी कंट्रीब्यूट करो। एक बजट बनाओ कि मेरा 10,000 का बजट है कुंभ जाने का, मेरा 50,000 का बजट है, मैं फैमिली को इस बार का हॉलीडे, मेरा जो सबके ट्रैवल प्लान होते हैं ना, मेरा जो 50,000 1 लाख का बजट है वो कुंभ के लिए, प्रयाग कुंभ के लिए। मैं अपने बच्चों को कहानी भी सुनाऊंगा, शांतनु गुप्ता जी किताब भी दिलाऊंगा, और कुंभ सिखाऊंगा, अपनी भारतीय परंपरा भी जाने। और ये जो AR/VR के शो देखें, वाटर शो चलता है वहाँ, वाटर शो बहुत चलता है, पूरी कुंभ की कहानी दिखाते हैं, वो सब भी देख के आऊँगा। ड्रोन शो भी देख के आऊँगा, अखाड़ों में भी साधुओं से मिल के आऊँगा, सब देख के आऊँगा मैं। वाह, मुझे बाकी किसी का नहीं पता सर, मैं जा रही हूँ पक्का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बल्कि अभी मैं शायद रौनक का पॉडकास्ट का, उसमें कमेंट आया हुआ था कि रौनक जी, शांतनु जी, थैंक्स टू यू, आई लिव इन सऊदी अरेबिया, आफ्टर लिसनिंग योर पॉडकास्ट आई हैव बुक्ड माय फ्लाइट फॉर 3rd week of February। मैंने लिटरली आई वाज गूज़बम्स यार कि आपका पॉडकास्ट किसी को सऊदी अरेबिया से यहाँ बुला सकता है। दैट्स
दैट मेक यू फील इवन मोर रिस्पॉन्सिबल कि भाई आप कुछ भी नहीं बोल के निकल सकते। हाँ. आपके कहने से लोगों को फर्क पड़ता है। उसकी हाँ. लाइफ में उसने 10 दिन अपने ब्लॉक करे होंगे, उसका परिवार जो भी होगा उसने खर्चा करा। तो जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एक डिप चैलेंज मारिए वहां जाके, बिल्कुल कुंभ के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। मैं आपको बताऊं, जो ये अमृत स्नान या शाही स्नान होते हैं, उस दिन होता क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हर अखाड़े का नंबर लग जाता है कि जूना अखाड़ा सबसे पहले जाएगा, उसके बाद ये अखाड़ा, उसके बाद ये अखाड़ा, ये अखाड़ा। अब आप तो अपनी वो लंदन वाली जैकेट पहन के हैं, 3 लेयर पहन के, टोपा टापा लगा के, जूते पहन के, अपना कैमरा लेके बड़ा सा बिल्कुल यहाँ तक का मफलर लगा के, वहाँ नागा साधु लंगोट पहन के, बस पहन के भागे चले आ रहे हैं, हाथ में त्रिशूल हरा मारा थे और कूद जा रहे हैं उस नदी में। आपको देख के ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ. कि आप तो जिम में डोले बना रहे हैं 10,000 की मेंबरशिप से, वो बाबा को ठंडी लग रही, आप मरे जा रहे हैं। आप जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और माचो समझते हैं, उनको ठंड का जो गूज़बम्प आता है वो भी नहीं आ रहा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा, एज इफ कोई ठंडी नहीं हो रही उनको। आपको लगे यार बाबा को ठंडी नहीं लग रही यार, आप तो कह रहे हो नंगे बाबा पे तुम हो जाओ ना, तुम्हारी तो अभी वहाँ पे निमोनिया से मर जाओगे वहाँ। हाँ, सही बात है। हाँ, ठंड में अकड़ जाओगे तो आपको तैयार हिम्मत बनानी पड़ती है। वो विजुअल देखने वाला होता है, फोटोग्राफर्स की डिलाइट है। फोटोग्राफर्स परमिशन लेके अपनी वो गन लेके, मतलब कैमरा गन खड़े होते हैं वहाँ पे, जो आप देखते हैं ना वो जटाएं जा रही हैं, उसमें पानी निकल रहा है, वो सब फोटो जनरेट करते हैं, सारे कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं सारे फोटोग्राफर्स वहाँ पे। तो मतलब उसको देखने के लिए, मतलब कहते हैं उन साधुओं का केवल दृष्टि होना, उनको देखना, जो कभी कभी दिखेंगे, वो निकलते ही सालों में कभी निकलते हैं, उनको केवल देखना कि वो नहा रहे हैं, वो देख रहे हैं, और उस पानी में जिसमें वो नहा के गए हैं उसमें दिव्यता लेना वाली, जिसमें समुद्र मंथन के समय अमृत गिरा था, और अब जो हमारे तपस्वियों का जो तप है वो भी उसमें समाहित हो जा रहा है। उस नदी में नहाना भी एक बहुत सुंदर बात है, बहुत डिवाइन बात है। तो इसलिए जाइए, जरूर जाइए, सब लोग जाइए। यस, एंड आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने और डिसाइड कर लिया है कि जाना है। देखिए 26 और थोड़ी सी एक बात बता दूं, 10 तारीख के बाद कुंभ थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो एंथुसियास्टिक लोग हैं सारे, वो पहले 2-3 हफ्ते में निपट जाते हैं। 29 का स्नान जो बहुत बड़ा स्नान होता है, मौनी अमावस्या 29 जनवरी का, उसके बाद कुंभ थोड़ा सा कम हो जाता है। 3 तारीख और बड़ा स्नान है, 3 फरवरी और कम हो जाता है। तो 5 से 10 एक बहुत अच्छा टाइम है, 5 फरवरी टू 10 फरवरी। उसके बाद 12 के स्नान के बाद 13-14 के बाद से 25 को स्नान है अगला। तो आप वहां जाके पार्क हो जाइए 20 को। अगर आपको ऐसे जाना है तो ऐसे चले जाइए, स्नान कवर करना है तो 25 का स्नान कवर कर लीजिए। बहुत सेफ टाइम है ये 14 से 25 वाला भी। भीड़ भी कम हो जाएगी, होटल भी मिल जाएंगे, फ्लाइट भी सस्ती हो जाएंगी, टेंट भी मिल जाएंगे। टेंट यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिस्टेड है बिल्कुल, कौन से यूपी गवर्नमेंट के टेंट है, पेड है सारे, और कौन से ऑथराइज्ड वेंडर्स के टेंट है। उसमें डॉर्मेट्री भी है 2-2 हज़ार रुपए की, और 40,000 रुपये पर डे का कमरा भी है। जैसी आपको श्रद्धा हो वो इस्तेमाल करें। तो जाए जरूर, लेकिन कुंभ बिल्कुल जाएंगे, महाकुंभ। और कुंभ का आपको वो पता है क्या स्लोगन क्या है? आओ हम सबके पुण्य फले, मिलकर हम सब कुंभ चले। कितना सुंदर, बहुत सुंदर है, ना सुंदर। So आई एम वेरी वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस। आपने जो बोला, अभी मैं तो कुंभ जा रही हूँ, मुझे बाकी टीम को लेके जाइए। हाँ, यस। मेरी टीम में से आधे से ज्यादा लोग प्रयागराज ही थे, तो वो ऑलरेडी वो डुबकी लगा चुके हैं। हमारे पाप धोने बाकी है। सर, आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया, मोदी जी को और योगी जी को, एंड इनके ना जितने फैंस हैं उतने वो भी लोग हैं जो उनको बहुत डिसलाइक करते हैं और बहुत स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं। सो आप क्या कभी उस रिसीविंग एंड पे रहे हो? हैव यू बीन? देखिए, हमको तो रोज गाली पड़ती है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी। If I can use the word, if I use the word, माँ बहन की गाली पड़ती है। जैसे आप डिबेट से निकलते हैं तो 10 लोग तारीफ के मैसेज भेजते हैं, तो 10 लोग गाली के मैसेज भेजते हैं, तो ठीक है। देखिए, नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से जो लोग चिढ़ते हैं वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। जो विदेशी एनजीओ यहाँ पे धर्मांतरण करते थे, यहाँ पे भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होने देते थे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, लेबर लॉस के नाम पे, पोल्यूशन लॉस के नाम पे हमारी ग्रोथ नहीं होने देते, उनका सबका FCRA का लाइसेंस कैंसिल करा दिया मोदी ने। FCRA मतलब जिसके थ्रू आप बाहर से विदेश से पैसा भेज सके, वो पैसा बंद करवा दिया। तो वो क्या करेगा? वो रोएगा मोदी को। ये तो कहेगा जैसे मेरा FCRA का पैसा बंद करवा दिया, क्या कह रहा है? कुछ और ही कहेगा। अरे देखो मोदी खराब है। उसका मन ये है कि इसने मेरी दुकान बंद कर दी। मैं तो इससे अपना घर बार चला रहा था, बंगले बना रहा था। पहला कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जर्नलिस्ट, वो क्यों चिढ़ते हैं? पहले जब मनमोहन सिंह के समय या पुरानी सरकारों के समय जब कोई विदेश में जाते थे मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री, तो एक साथ में चलते थे, उसी फ्लैट में चलते थे, अलग से प्लेन चलता था मीडिया वालों के लिए। वो जब होटल में जाते थे तो कमरों में दारू की बोतलें रखी होती थी। मनमोहन सिंह 1 मीटिंग 2 मीटिंग करते थे, बाकी फ्री टाइम
घूमो स्विट्जरलैंड, घूमो जर्मनी, घूमो इंग्लैंड, जहाँ पे भी मीटिंग हो रही है। अब क्या मोदी जी 10 घंटे मीटिंग करते हैं, टाइम ही नहीं बचा, कब घूमो? अपने पैसे से भी घूमना तो टाइम तो होना चाहिए। और मीडिया वालों से है कि अपने पैसे से आ जाओ तो आ जाओ, मुझे नहीं पता। हाँ। मैं आपको वहाँ प्रिंटर की व्यवस्था दे दूंगा, एक प्रिंटर और फोन, कि भाई आपका फोन ना चल रहा हो तो प्रिंट कर लो, बस उतनी एक ऑफिस व्यवस्था दे दूंगा। और मैं पानी रख दूंगा पीने के लिए, पानी चाय, पहले वहाँ बियर की कैन रखे होते थे। तो इनका तो जीवन बर्बाद हो गया ना। पहले आपको याद है बरखा दत्त के वो ऑडियो किसने नहीं सुने, जब वो ऑलमोस्ट मिनिस्टर्स को सेट कर रही हैं कि अरे वो बालू ये बनेगा, मारन ये बनेगा, और वो कानी मोजी ये बनेगी। आज जो मंत्री बनने वाले होते हैं, जो ओथ लेने वाले होते हैं, उनकी लिस्ट का जेरोक्स भी लीक नहीं करवा पाते ये लोग, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं ये लोग। पहले ये मंत्री ये बनवाते थे, अब ये अनाउंस भी नहीं करवा पाते कौन है ये नाम लेते हैं, ये मुख्यमंत्री बनेगा, मोदी अमित शाह किसी और को बना देते हैं जो उनको लगता है। तो इनकी तो जीवन खराब हो गया ना। इनके तो बंगले, इन्होंने साउथ दिल्ली में बंगले बनाना इनका एम होता था। अब इनको इन्फॉर्मेशन, तो इनकी लाइफ खराब हो गई। तो पूरा इकोनॉमिक सर्कल ही चेंज कर दिया ना। पहले मतलब ठेका पट्टा टेंडर, क्वाथोरेची जी मतलब वो कर रहे हैं कि बोफोर्स में अब एक इटली का आदमी लेके पैसे चला जा रहा है। अब सब दुकानें बंद हो गई, अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है सीधे। तो अब अगर आप लोगों की करप्शन की दुकानें बंद कर देंगे तो योगी मोदी से चिढ़ेंगे ना, या फिर वो ओवैसी जैसे चिढ़ते हैं। ओवैसी ने क्या कहा था अभी, अरे ये मोदी तो चला जाएगा वहाँ पे पहाड़ों में, योगी तो मठ में वापस चला जाएगा, फिर कौन बचाएगा तुम्हें? मतलब एज इफ ये कोई अटैकर है, हमें इनसे बचना। ये उनका ओपन पब्लिक स्टेटमेंट है उनका, कौन बचाएगा तुम्हें? मतलब उनको लगता है कि हमारा जो गजवा हिंद का बजट है वो 20-30 साल लेट कर दिया मोदी योगी ने। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या करा है, पोस्ट मोदी एरा वो जब भी आएगा, क्योंकि योगी जी वो मोदी जी 73-74 में भी 25 साल के युवा की तरह लगते हैं, जो उनका चलना फिरना बात करना वो बिल्कुल एक्टिव है। तो जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा, वो 5 साल में आए 10 साल में आए, यू नेवर नो। मतलब तेंदुलकर विल हिमसेल्फ डिसाइड व्हेन ही विल रिटायर, कब रिटायर, कोई और नहीं बता सकता तेंदुलकर को। तो जब भी तेंदुलकर, राजनीति के तेंदुलकर रिटायर होंगे, उन्होंने एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए हैं। उधर एक अमित शाह हैं, उधर एक योगी हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस हैं, उधर एक अन्नामलाई है, तेजस्वी सूर्या है, स्मृति ईरानी है, हेमंत बिस्वा है। एक बैटरी ऑफ लीडर्स हैं जो हु आर एक्सपीरियंस्ड इनफ इन पॉलिटिक्स, इन गवर्नेंस बोथ। तो ये बहुत अच्छा है कि आप जब एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं तो उसके बाद उसको कैरी ऑन करने के लिए खोए, जो हमारे ऋषि परंपरा में होता था कि एक गुरु के बाद किसी और शिष्य। जैसे योगी आदित्यनाथ के मठ में महंत अवैधनाथ ने इतनी अच्छी व्यवस्था चलाई, अब योगी आदित्यनाथ। तो एक गुरु शिष्य परंपरा से भी एक बीजेपी में एक अगली 5-6 एक सीरीज बनी हुई है, एक लीडरशिप लैडर बना हुआ है। इसलिए उन्होंने वो भी तैयार करके वो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वी आर हियर फॉर अ गोल्डन टाइम्स टू कम। यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गोल्डन टाइम। बहुत सारा तो आ भी चुका है, बहुत सारा तो आ भी चुका है। जिस तरह से हम ट्रैवल करते हैं, जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जिस तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से हम कल्चरली अवेयर हो चुके हैं, 1% है। इन 10 साल में जिसने ऑब्जर्व करा है वो सौभाग्यशाली है। और जो देख पा रहे हैं चीजें बहुत फास्ट चेंज हो रही है और हम बहुत फास्ट अडाप्ट कर पा रहे हैं विद ऑल दैट फ्रीडम दैट वी आर गेटिंग। विद हमारा माइंड फ्री हो गया है अभी बहुत सारी चीजों से। बिल्कुल, सो कॉलोनियल हैंगओवर चला गया है। हम वेस्ट की तरफ लुक ऑन करना कि ये आदमी जो कहेगा यही सत्य है, वो सब खत्म हो चुका है। हम लोग भी किताबें, मतलब राइट विंग की किताबें भी छपती हैं, खान मार्केट में जाती हैं। मुझे याद है कि खान मार्केट इज कंसिडर्ड लाइक खान मार्केट एक बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली में, जहाँ पे वहाँ की कुछ बुक शॉप बहुत फेमस है। मतलब अगर आप ऑथर हैं और वहाँ पे आपने अपनी बुक साइन नहीं करी, मतलब तब तक आप ऑथर नहीं बने, ऐसा एक इन्होंने माहौल बना रखा था। तो मेरी जो योगी जी किताब है मैं साइन करके आया वहाँ पे, मुझे इन्वाइट करा मेरे पब्लिशर ने। तो एक वो राहत इंदौरी का शेर है, वो कहते हैं कि देखो मुसलमान भी इस देश का पार्ट है। वो बार बार कहते हैं कि हम सबका खून है इस मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक बड़ा डेरोगेटरी सा उनका शेर है। जब मैंने खान मार्केट में वो साइन करी तो मैंने लिखा, वो बड़ा वायरल हुआ ट्वीट, कि अब हमारी भी किताबें साइन होती हैं यहाँ, तुम्हारे बाप का खान मार्केट थोड़ी है। और वो इतना चला कि भाई सबका है, देश सबका है, हमें भी लिखना तो हमें पहले भी आता था, लेकिन पहले पब्लिशर पब्लिश नहीं करता था। कहता ये तो कंटेंट कौन क्या, लेकिन अब उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई उस कंटेंट की, तो जो राइट विंग लेफ्ट विंग पब्लिशर था वो सब सेम हो गया, सब छापने लगे। अब सब हर तरह का कंटेंट छापने लगे। जो चीज़ ठीक भी थी भाई, हर तरह के मत हो, अब सबको दिखाओ, सबको छापो। एक राइट विंग पॉडकास्टर भी हो, लेफ्ट विंग पॉडकास्टर भी, ठीक है, लेट पीपल डिसाइड। राइट विंग किताबें भी छपें, लेफ्ट विंग किताबें भी छपें, लेट पीपल डिसाइड। हर तरह का कंटेंट आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से गोल्डन टाइम है फॉर द इंटेलेक्चुअल रेनेसांस, फॉर द कल्चरल रेनेसांस भारत। वाओ सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू hundreds of your other books that will come, क्योंकि आप जिस तरह का लिखते हैं। और वो मेरी करीब 10 किताबें आ चुकी हैं, मुझे अगर दिखाएं तो। हाँ जी, हाँ, मेरी ये इसमें 10 किताबें हैं और 2 एक कुंभ पे और रामायण पे, जो बच्चों की मैं सीरीज लिख रहा हूँ। मैं अगली 4-5 किताबें बच्चों पे करूँगा। तो 10 किताबें लिखी हैं पिछले करीब 10 साल में मैंने। अब फास्ट और हो गया हूँ,
तो अब शायद और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। सर बच्चों वाली किताबों में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आपने जब वो दिखा दिया ना क्रॉसवर्ड और पजल्स एंड वो, और हम लोगों को भी मजा आएगा। हाँ। क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड है, तो आप वो 3-4 दिन में पूरी किताब खत्म कर लेंगे। इट्स लाइक अ बेड टाइम स्टोरी ऑल्सो। हाँ। मैं तो कहता भी हूँ कि वे जब सोने से पहले स्क्रीन ना देखें, आधा घंटा सब लोग एज अ फैमिली एक बुक या तो लाउडली कोई एक व्यक्ति रीड करे, या कोई एक, या सब अपनी अपनी किताबें पढ़ लें, वैसे करके सोएं। तो उसका भी पर्पस है कि रात में आप कुंभ की स्टोरी पढ़ के सोएं, रात में आप रामायण की स्टोरीज पढ़ के, इसमें पिक्चर्स भी हैं, इसमें गेम्स भी हैं, ऐसे पढ़ के सोएं तो अच्छी सुबह उठेंगे। वाओ सर, मेरे क्वेश्चंस अब हो गए हैं समाप्त, बट मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपसे बात करने की, तो हम जल्दी मिलेंगे वापस से। एंड आई होप कि आपको मजा आया हमारे शो पे। दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? वो सबको अच्छे लगते हैं सर। सो होप टू सी यू सून। एडी शो। यस, द एडी शो। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर शो आल्सो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस। बहुत सारे कंटेंट की जरूरत है, बहुत सारे अच्छे कंटेंट की जरूरत है, जिससे हमारा यूथ अच्छा कंटेंट अच्छे लोगों को सुन पाए, जिनको बहुत समय से सप्रेस करके उनकी वॉइसेस को रखा गया था। सो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग ऑल दिस वॉइस टू द यूथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।